हेलो स्टूडेंट्स इन जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, इस नॉलेज की मदद से अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और समाज में आपका मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना योगदान दें, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग अपनी क्लास 12th हिस्ट्री की का एक सैम्पल पेपर की जो सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन 2022-23 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग अपने इस सीरीज़ के पेपर नंबर 8 या सैम्पल पेपर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। मोर और लेस ये पेपर जो है आपका पीजेंट्स, स्टेट्स एंड जमींदार का जो चैप्टर है उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें आपके एग्जामिनेशन में हर जो क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू या फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर किया गया। आपका जो एग्जामिनेशन के पेपर का फॉर्मेट आने वाला है उसके अनुसार इसको बनाया गया है ताकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिस्पेक्ट में आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तैयारी हो सके और आप इसकी मदद से ये चेक कर सकें कि इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में आपकी भी नॉलेज का क्या लेवल है, प्रिपरेशन का क्या लेवल है, कितना काम आप कर चुके हैं और कितना काम अभी आपने करना है। तो इन सारी चीज़ों को समझने में और आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने में, आपकी एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में ये सैम्पल पेपर्स की सीरीज आपकी मदद करेगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हैव वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको ये वही जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो सीबीएसई का जो पेपर आप खोलेंगे उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड इसलिए इनके बारे में पहले से पता होना ज़रूरी है, वहाँ पर हम लोग फिर इनको पढ़ने से बच सकते हैं। पूरा का पूरा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सैम्पल पेपर है सेशन 2022-23 का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए सीबीएसई ने जो पेपर पैटर्न आपका जारी किया है उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर आपको ये सैम्पल पेपर जो है करवाए जा रहा है। तो प्रैक्टिस आपकी एग्जैक्टली उसी तरीके से होगी या उसी पैटर्न या उसी फॉर्मेट के आधार पर होगी जिसमें आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वगैरह मिलने वाले हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी इसलिए एग्जैक्टली वहीं से अपन ने कॉपी किए हैं, वहीं से इनको उठाया है, तो इन इंस्ट्रक्शंस वगैरह के बारे में अभी से पता होना एक एडवांटेज है। आप ये बेसिकली उसी तरह से है कि जब आप पिच पे खेलने उतरोगे, बैटिंग करने उतरोगे तो आपको पहले से पता है कि पिच कैसी है, उस पर स्विंग ज़्यादा होगा, स्पिन ज़्यादा होगा, क्या नहीं होगा। चले तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे या फिर 180 मिनट का टाइम पीरियड मिला है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जो मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में आपको मिलेंगे वो है 80 मार्क का ये पेपर 3 घंटों के में आपको करके ख़त्म करना है। इसमें 5 सेक्शंस पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, और इन 5 सेक्शंस में कुल मिलाकर 34 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सारे के सारे सवाल जो हैं वो कंपलसरी हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो कंपलसरी हैं। मतलब कई बार आपको ऐसा पेपर भी मिलता है कि आपके 34 सवाल हैं तो 30 कर दो, 32 कर दो, या 25 क्वेश्चंस कर दो, 28 क्वेश्चंस कर दो। इस तरीके की आपको ओवरऑल चॉइस नहीं है। 34 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये 34 क्वेश्चंस 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपने कर आना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। अब 5 सेक्शंस में ये क्वेश्चंस किस तरीके से डिवाइडेड है और किस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक मिलेंगे। ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलना है। तो सेक्शन ए में कितने सवाल हैं? 21 सवाल हैं, हर एक सवाल 1 नंबर का, तो कुल मिलाकर इसमें 21 नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा आपका सेक्शन और ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। दूसरा आता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिला के 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, कुल मिलाकर 6 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे और हर एक सवाल जो है 3 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको कितने मार्क्स मिल गए? इसमें आपको 18 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब यह है कि
इसका जवाब जो है आपको 60 to 80 वर्ड्स में देना है। एंड यानी ये बोल सकते हैं कि पेपर में मैक्स टू मैक्स 6 से 8 लाइनें आपको इस पर्टिकुलर सवाल के लिए लिखनी है, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं लिखना। और उसमें मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 18। तीसरा है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में आपसे 3 सवाल पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 3 सवाल पूछेगा और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 300 to 350 वर्ड्स है, इसको अपने एक्सीड नहीं करना है। मतलब 30 to 35 लाइंस लिखनी है, या फिर यूं बोल सकता हूं कि एक पेज पूरा आगे से एक तरफ से भरना है और पीछे से, और इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत लगे तो सेकंड पेज का कुछ पर्टिकुलर थोड़ा बहुत पोर्शन। मैक्स टू मैक्स आपने इतना लिखना है, इससे ज्यादा इसका जवाब नहीं देना है। तो सेक्शन सी में आपके कुल मिला के 3 सवाल हो गए और हर एक सवाल 8 नंबर का, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको मैक्सिमम 24 नंबर मिलना है। इस तरीके से आपके 3 सेक्शन ये हो गए। इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर डी। इसमें भी आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33। और हर एक सवाल जो है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब ये कि एक पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा और उस पैराग्राफ के ऊपर आपको फिर 3 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का, या फिर यूं बोलूं कि पूरे आपके टोटल इस सेक्शन में आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट जो आपका सेक्शन रहने वाला है सेक्शन नंबर ई, उसमें 1 सवाल आपको देखने को मिलेगा और 1 सवाल जो है 5 मार्क का रहेगा और इसमें कुल मिला के आपको 5 मार्क मिलने हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई लोकेशंस वगैरह दी जाएंगी, उनको आइडेंटिफिकेशन करना है। कुछ लोकेशंस वगैरह दी जाएंगी उनको मैप के ऊपर, जो मैप आपको आंसर बुक में अटैच मिलेगा उसमें आपको लिखना है। ओवरऑल इस तरीके से जो है आपका पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन डी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और सेक्शन ई में एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके से जो है आपको ओवरऑल पूरा पेपर देखने को मिलेगा। इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस वगैरह में इसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, यानी कि 34 के 34 क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस जो है प्रोवाइड की गई है और उन इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस में से फिर आपको एक ही क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट इंस्ट्रक्शंस वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताए गए। तो ये जो है आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है। अब पेपर शुरू करने के पहले थोड़ा सा बातचीत हम लोग करेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर। 180 मिनट या फिर 3 घंटे का टाइम है और 34 सवाल या 34 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ में हम लोग चलें ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, जल्दी से जल्दी और कंफर्टेबल तरीके से हम लोग इस पेपर को खत्म कर सकें, रीचेक कर सकें, ताकि इंश्योर किया जा सके कि कहीं कोई एरर या कोई मिस्टेक वगैरह ना हो रही है। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है वो ये है, आप इस पैटर्न पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन ए खत्म करना है। सेक्शन ए में क्योंकि अपने को एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें लिखने का कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, 4 ऑप्शन देखने और सही ऑप्शन टिक करना है। आपका जो ह्यूमैनिटीज के साथ में सबसे बड़ा रोना है कि आप पूरा अच्छे से लिखकर आ जाओ तो भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते, वो नाटक यहां पर नहीं है। एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक ऑप्शन सही और 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि सही जवाब दिया तो 1 नंबर मिलेगा और सही जवाब नहीं दिया तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, बस एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हम लोग फेच कर सकते हैं और कम से कम एफर्ट की मदद से। सिर्फ सवाल पढ़ना है और आपको जल्दी से पढ़ के बस उसका जो है जवाब टिक करना है और आपके मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहां पर 21 के 21 मार्क्स जो है स्कोर किए जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप लोग ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये सेक्शन करना है, 15-20 मिनट में आपको ये सेक्शन जो है खत्म करके 21 नंबर अपने इंश्योर कर लेना है। जल्दी खत्म हो जाएगा, पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अभी बढ़ जाएगा। सेक्शन ए को करने के बाद में फिर आपने सेक्शन ई की तरफ में आना है। 15-20 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट में आपने सेक्शन ए निपटा लिया, 21 नंबर आपके सिक्योर कर लिए। एक आध क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो भी 20, 22, 19 नंबर जो है अपने पक्के अपने स्कोर हो गए यहाँ पे। उसके बाद में सेक्शन ई में भी जो है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ जगहों के नाम लिखने हैं, कुछ जगहों के नाम आइडेंटिफाई करने हैं। तो पढ़कर आपको सिर्फ 1-2 वर्ड्स लिखने हैं, तो 2 मिनट में या 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी मैं 5 मिनट मांगकर चलता हूं, तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट इसमें दिए तो 5 नंबर यहां पे सिक्योर कर लिए, यानी कि कुल मिलाकर 2 सेक्शन 30 मिनट के अंदर अंदर अपने खत्म हो गए और 26 नंबर अपने सिक्योर हो गए। अब ये करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, अपना नेक्स्ट ही लेवल पर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद में फिर आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी के साथ में हमारी ह्यूमैनिटीज का सबसे बड़ा नाटक है, सबसे बड़ा रोना शुरू होता है कि कितना भी अच्छा लिख लो पूरे मार्क्स नहीं मिलते। उसको अब यहां पर ये इंश्योर करने के लिए हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो 24 नंबर यहां पे हमारे दांव पे लगे हुए हैं, 8-8 नंबर के जो हमारे 3 सवाल हैं, इसमें हम लोग जो हमने यहाँ पे 30 मिनट में अपना काम किया है, उसके बाद यहाँ पे 45-50 मिनट भी अगर हमें यहाँ देना पड़े और 3 क्वेश्चन को इत्मीनान से हम लोग लिखें, ये इंश्योर करें कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 21, 21.5, 22 नंबर तक जो है मिल सके इसमें से। ये बात हम लोग इंश्योर कर सकते हैं अगर हम इत्मीनान से बैठ के 40, 45, 50 मिनट्स में इन 3 क्वेश्चन को निपटा
निपटाते हैं। बहुत आराम से भी अगर करेंगे तो भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद में आप यहां से अब 26 नंबर यहां से मिल रहे हैं, 21-22 नंबर आप यहां से ऑब्टेन कर लेंगे, तो 46-47 मार्क्स के आसपास का जो है आपका पेपर, 47-48 मार्क्स के आसपास का जो पेपर है आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में अब आपके 2 सेक्शंस बचते हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। यहां तक आप ये जो है इस पैटर्न को, इस फॉर्मेट को फॉलो करें। इसके बाद में आपकी मर्जी है कि आप सेक्शन बी पहले करना चाहते हैं या सेक्शन डी पहले करना चाहते हैं। कई लोग ये बोलेंगे कि यार बहुत लिख लिया, लिखते लिखते हाथ दुखने लगे, अब एक काम करते हैं सेक्शन डी पे चलते हैं, सोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद छोटे छोटे जवाब देने। कई लोग ये बोलेंगे कि लिखते लिखते रिदम बन गई है, तो एक काम करते हैं पहले सेक्शन बी निपटा देते हैं, उसके बाद फिर सोर्स पढ़ेंगे और सवालों के जवाब देंगे, सेक्शन डी उसके बाद करेंगे। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस फॉर्मेट को पे चल सकते हैं। आप चाहें तो पहले सेक्शन बी कर सकते हैं, उसके बाद सेक्शन डी पर जा सकते हैं, या फिर सेक्शन डी पहले कर सकते हैं, उसके बाद सेक्शन बी पर जा सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो आप इस पेपर मैं इस पेपर को जो है आप खत्म कर सकते हैं। मैं ये करता हूं कि सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी करता हूं, उसके बाद सेक्शन बी करके कंक्लूड करता हूं। तो ये जो है पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे, ये अगर फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे तो आप 2-3 चीजें कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मार्क्स आपके मिल रहे हैं, इंश्योर कर पाएंगे मैक्सिमम मार्क्स, पहली चीज। दूसरी बात यह है लीस्ट एरर, गलती होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। तीसरी चीज यह है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया हो जाएगा और इन सारी चीजों के चलते आपका जो स्कोर है वो बढ़िया आएगा। आप एक अच्छे बेंट ऑफ माइंड के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में इस पेपर को करके एक अच्छी फीलिंग के साथ में जो है अपना एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर आएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करें एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, आप अच्छे से जल्दी इफेक्टिवली अपने पेपर को खत्म कर पाएंगे। चले, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम लोग शुरू करते हैं और हमारा पहला सेक्शन जो हमें करना है वो है सेक्शन नंबर ए। तो पहले और उसमें एमसीक्यूज वगैरह देखने हैं, तो सेक्शन नंबर ए का पहला क्वेश्चन ये रहा। चले देखते हैं इसे। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन हमको देखना है, लैंड विच वॉज नॉट कल्टिवेटेड फॉर 5 years और मोर वॉज कॉल्ड। वो ज़मीन जिसको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा तक के लिए कल्टीवेट नहीं किया जाता था, ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा जिस पे 5 साल या 5 साल से ज़्यादा तक खेतीबाड़ी नहीं हुई है, उस टुकड़े को क्या बोला जाता था। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं पोलज, बंजर, कहार या चाहार और परौती। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बंजर। यहाँ से 2 सवाल और बन सकते हैं कि जो ये ज़मीन की कैटेगरी होती है पोलज की, ये किस तरीके की ज़मीन को कहा जाता है, चाहार या फिर परौती जो है वो किस तरीके की ज़मीन को कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा काम आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइएगा। बंजर तो चलो अपने सवाल का जवाब हो गया कि अगर ज़मीन को 5 साल या 5 साल से ज़्यादा तक कल्टीवेट नहीं किया जाए तो उसको बंजर बोला जाता है, ये तो अपन ने देख लिया। मगर पोलज किस कैटेगरी ऑफ ज़मीन को बोला जाता है, चाहार किस कैटेगरी ऑफ ज़मीन को बोला जाता है, परौती किस कैटेगरी ऑफ ज़मीन को बोला जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलें, या फिर अगर जिन लोगों को नहीं पता है इनके बारे में तो उनको मैं बोलूँगा कि या तो आप एनसीईआरटी में देखें इसे, या फिर आप लेक्चर्स वगैरह देख लें जिसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसके बाद में इसका जवाब दीजिए। थोड़ा सा मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है यहाँ से सवाल वगैरह बनता है, ये ज़मीनों की कैटेगरी में से एक ना एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में या शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसके ऊपर हाथ पैर मारें। पहला क्वेश्चन सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जमींदार्स हैड ह्यूज लैंड्स कॉल्ड डैश। ज़मींदारों के पास में बड़ी बड़ी मात्रा में ज़मीन हुआ करती थी और इस ज़मीन को क्या बोला जाता था। जैसे अगर लेट से मैं ज़मींदार हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, मुग़ल टाइम पीरियड की बात हो रही है, जिस टाइम पीरियड में हम लोग जिस ड्यूरेशन में हमने इस चैप्टर के बारे में बातचीत करी है, या फिर ये चैप्टर जो है जिस ड्यूरेशन के बारे में बातचीत करता है वो है मुग़ल टाइम पीरियड 16-17 सेंचुरी में। तो उस टाइम पीरियड में जो ज़मींदार हुआ करते थे उनके पास में बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। लेट से मैं ज़मींदार हूँ, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, अब मेरी ज़मीन को क्या कहा जाता था, इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा वो अब आपको बताना है। ऑप्शंस हैं मिल्कियत, ज़मीन, गृह, भूमि। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है ऑप्शन नंबर ए, मिल्कियत। ज़मींदारों के पास में जो भी आपका वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हुआ करते थे, बड़ी बड़ी मात्रा में, जो कई सौ एकड़, कई हज़ार एकड़ जो ज़मीन हुआ करती थी, उसके लिए एक जो शब्द इस्तेमाल होता था वो क्या है, मिल्कियत। ठीक है, याद रखिएगा इसको, मिल्कियत। अगला, व्हाट डज द थर्ड पार्ट ऑफ आइन
मंजिल आबादी डील विथ, यानी कि आईने अकबरी जो किताब है हमारी, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे आइन लिखा गया है, उसका जो तीसरा हिस्सा था, उस किताब के भी कई सारे पार्ट थे, अब उस किताब का जो तीसरा पार्ट या जो तीसरा हिस्सा था उसका नाम था मंजिल आबादी। अब सवाल ये पूछा गया है कि ये जो आईने अकबरी किताब का तीसरा हिस्सा जिसका नाम मंजिल आबादी था, ये किस चीज़ से डील करता था, हमको ये बताना है। ऑप्शंस हैं सोशल साइड ऑफ द अंपायर, दूसरा है इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द अंपायर एंड चौथा है नन ऑफ द अबो। तो ये जो तीसरा पार्ट है आईने अकबरी का जिसका नाम मंजिल आबादी है, वो डील करता था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक सवाल मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा कि पता करके मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आईने अकबरी का जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो किसके साथ में डील करता था? अगर आप लोगों को पता है तो इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, एंड इन केस अगर आपको नहीं पता है तो फिर वही मेरी सलाह है कि या तो इसको एनसीईआरटी में या फिर जो मैंने लेक्चर्स वगैरह दिए आपको दे रखे हैं इस चैप्टर के, उसमें एक बार जाकर देख लें। इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ से भी एक एमसीक्यू जो है आईने अकबरी के कौन से पार्ट में किस चीज़ को डील किया गया था वो एक बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, और इसमें अब मुझे आपको ये बताना है कि आईने अकबरी के पहले और दूसरे पार्ट किसके साथ में डील करते थे। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश वॉज द अमाउंट असेस्ड। ये जो है वो असेस्ड अमाउंट हुआ करता था। ऑप्शंस हैं मिल्कियत, जामा, हासिल, गृह। मैं थोड़ा सा सवाल को समझा देता हूँ। लेट्स से मैं किसान हूँ और मेरे पास कुछ ज़मीन है, मैं किस पर्टिकुलर गांव में रहता हूँ जो मुगलों के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर के अंडर में आता है। अब हर एक फसल के पहले मेरी जो ज़मीन है उस पर जो मैंने फसल वगैरह लगाई है, आपके मुगल ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स आकर उसका असेसमेंट वगैरह करेंगे और उसका असेसमेंट कर कर एक एस्टीमेट लगाएंगे कि जब मेरी फसल कटेगी तो इसमें से जो है इतना इतना उपज होगा। उसके अनुसार जो है एक मेरे ऊपर टैक्स वगैरह डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो डिसाइड किया जाएगा। क्लियर? लेट्स से कि वो एक्स अमाउंट जो है एक्स रुपीज़ जो है वो डिसाइड किया गया कि भैया तुम्हारी जो फसल जब होगी फाइनली तो तुम्हें इतना इतना अमाउंट जो है देना पड़ेगा। मगर जब अल्टीमेटली एक्चुअल फसल निकल कर आएगी और एक्चुअल में जो भी उसकी जो भी आपकी आमदनी होगी उसके ऊपर लेट से मैंने वाई अमाउंट जो है वो पे किया है। ठीक है, तो ये जो एक्स अमाउंट एस्टिमेट किया गया था टैक्स का कि मुझे इतना इतना देना है, इसके लिए एक अलग नाम होता था, और जो एक्चुअल में मैंने दिया होता था वाई रुपीस, जो एक्चुअल टैक्स मैंने दिया होता था, इसके लिए एक अलग नाम होता था। अब अपने को यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो एस्टिमेटेड टैक्स था, जो आपका अभी फसल वगैरह लगाई है या फिर बुआई करी है और अभी फसल काटी नहीं है और उसके पहले पहले जो है अब आपका जो ये असेसमेंट वगैरह किया गया है, तो ये जो असेसमेंट किया गया है टैक्स का वो जो भी रुपए आपको देना है, अब ये जो अमाउंट एसेस किया गया है इसको क्या बोला जाता है? ये बैकग्राउंड है इस सवाल का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जामा। यानी कि अगर आपका कोई ऑफिसर आएगा और आपको फिर असेसमेंट वगैरह कर कर एक पर्टिकुलर अमाउंट बताकर जाएगा कि भैया इतना इतना अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा जब भी आपकी फसल वगैरह होगी और जब भी टैक्स देने का टाइम आएगा, उसको जामा बोला जाता है। अब जब एक्चुअल फसल होती थी और जब किसान अल्टीमेटली जो भी पैसा पे करता था, जनरली वो जामा से कम हुआ करता था, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते थे। कई सारे फैक्टर्स के चलते अब अगर उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जितना आपने एस्टिमेट किया था, तो जामा की वैल्यू कम हो जाती थी। इसलिए जो एक्चुअल अमाउंट में जो टैक्स हाथ में आता था उसको बोलते थे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हासिल। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया अमाउंट जो एसेस किया गया था वो कितना, उसको क्या बोलते थे, तो जामा। और एक्चुअल में जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता था, अगर एसेस की जगह पे यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया होता कि अमाउंट जो है वो कलेक्टेड कितना अमाउंट जो है कलेक्ट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हासिल जो है सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म खुद खस्ता। अब हमको ये बताना है कि ये जो टर्म खुद खस्ता है इससे आप क्या समझते हैं, इसका आपके विचार से क्या मायने बनते हैं। ऑप्शंस हैं पीजेंट्स हु वर रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज, बाय ऑप्शन नंबर बी है नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स, तीसरा है रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड चौथा है हेड ऑफ जाति पंचायत। सवाल क्या है, हमको ये बताना है कि जो टर्म खुद खस्ता है इसका क्या मतलब बनता है, ये जो खुद खस्ता टर्म है इसका क्या मतलब बनता है। तो हमने पढ़ा था कि मुगल्स के टाइम पीरियड में 2 तरीके के किसान हुआ करते थे। एक वो किसान जिनकी अपनी खुद की जमीन होती थी और वो अपनी जमीन के ऊपर जो है खेती किया करते थे, और अगर उनको और जरूरत पड़ रही है अपने साथ में खेती करने के लिए तो पूरा परिवार को लगा लिया, उसमें भी अगर कमी लग रही है तो फिर उसके अलावा
कुछ मजदूर वगैरह रख लिए अपने खेतों पे काम करने के लिए, बाद में उनको कुछ मजदूरी वगैरह दे दी, या फिर जब फसल कटाई हुई तो उसमें से कुछ अनाज वगैरह दे दिया, इस तरीके से काम चलता था। तो ऐसे किसान जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी और वो उसके अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर खेती किया करते थे, उनको बोला जाता था खुद खस्ता। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म खुद खस्ता, इसका सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा? पीजेंट्स हु वर रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पीजेंट्स हु वर हैविंग देयर ओन लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब अगर आप एक पर्टिकुलर गांव में रह रहे हैं और आपकी खुद की जमीन है, वहीं पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता था। एक तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे किसान जिनकी अपनी खुद की जमीन है, या फिर दूसरा आप ये भी बोल सकते थे ऐसे किसान जो जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव में खेती करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अपनी खुद की जमीन होगी तभी उसी गांव में रहकर खेती कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पही खस्ता। तो जो खुद खस्ता का डेफिनेशन बनती है उसका बस उल्टा कर देना कि भाई ऐसे किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, खेती किसानी उनको आती है करना, मगर उनके पास में अपनी खुद की जमीन नहीं है, इस तरीके के किसानों को पही खस्ता कहा जाता था। अब जनरली इस तरीके के किसान जो होते थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, उन्हें दूसरों की जमीनों पर या दूसरों के खेतों पर जाके काम करना पड़ता था, और जनरली इस तरीके के किसान दूसरे गाँव दूसरी जगह दूसरे गाँव निकल जाते थे, दूसरे क्षेत्र निकल जाते थे और वहां पर जाकर खेतीबाड़ी किया करते थे, और फिर जो भी आपका मिलता था अपना जो भी भरण पोषण के लिए वो लेकर अपने गांव वापस आ गए या कहीं और चले गए, इस तरीके से कहानी चलती थी। तो ऐसे किसान जो अपने खुद के गांव में रहकर जो है खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, किसी दूसरे के गांव चले जाते हैं, किसी दूसरे के खेत पे काम करते हैं, उनको पही खस्ता बोला जाता था। तो इसका जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर। जनरली इस तरीके के किसान क्योंकि अपने गांव में काम नहीं करते थे, वो बाहर निकल जाते थे, इसलिए उनको नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स भी कहा जा सकता है। या फिर यहां पर अगर ये ऑप्शन भी होता है कि ऐसे किसान जिनकी अपनी खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की जमीनों पर जाकर काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता था नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर। पहला वाला ऑप्शन तो आपका पही खस्ता किसान, आपका खुद खस्ता किसान की कैटेगरी में आ जाएगा। रेवेन्यू कलेक्टर जो है वो आपका टैक्स वगैरह कलेक्ट करने वाले लोग होंगे, और जाति पंचायत के हेड वगैरह के लिए कुछ और नाम इस्तेमाल होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओनरशिप ऑफ हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड ड्यूरिंग मुगल रूल मेड एन इंडिविजुअल अ रिच आसामी। अब अपने को यह बताना है कि मुगलों के टाइम पीरियड पे या मुगलों का जब रूल चल रहा था तब एक इंडिविजुअल के पास में कितनी जमीन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते थे कि वो एक आपका खाता पीता आसामी है, वो एक रिच आसामी है। ठीक है, यानी कि अगर एक व्यक्ति है उसके पास में मुगल टाइम पीरियड में कितना एकड़ जमीन होना जरूरी होता था उसको एक अच्छा खाता पीता आसामी या एक ठीक ठाक वेल टू डू किस्म के आदमी की कैटेगरी में रखने के लिए, रिच आसामी की कैटेगरी में रखने के लिए। ऑप्शंस हैं 10 एकर्स, 15 एकर्स, 20 एकर्स एंड 25 एकर्स। इसका सही जवाब है अगर 10 एकड़ जमीन आपके पास में होती थी या 10 एकड़ से ज्यादा जमीन होती थी तो ऐसी कंडीशन में आपको रिच आसामी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। हु रिपेयर्ड शाह नहर इन पंजाब। पंजाब में जो शाह नहर है इसकी रिपेयरिंग किसने करी थी? ऑप्शंस हैं शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो इसका जो सही जवाब है वो बनता है शाहजहां ने जो है इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। शाह नहर नाम भी इनफैक्ट उन्हीं के नाम पर रखा गया। उन्होंने जो है पंजाब में इस नहर का जो है पूरा रिपेयरिंग वगैरह का काम करवाया था। और आप एक सवाल पूछ सकते हो कि एक नहर की रिपेयरिंग कराना इतना क्या रेलेवेंट हो गया कि इसको जो है आपने ये पर्टिकुलर चीज का जिक्र एनसीईआरटी में है या फिर इसके ऊपर सवाल बनवाया गया। देखिए बात यह है सिंचाई वगैरह की जो परियोजनाएं होती हैं, जो आपका ये जो आपका कैनल हो गई या नहर वगैरह हो गई, इनको बनवाने में, इनको रिपेयर करवाने में और बाकी सारी चीज़ें करवाने में पैसा बहुत लगता है। बड़े लेवल पर जो है पैसा लगाया जाता है। छोटे मोटे राज्यों के भी कई बार जो है उनकी इतनी हैसियत नहीं होती, उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं होती कि वो इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है करवा सकें। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, बादशाह ने इसको जो है ठीक करवाया था, इसलिए जो है ये एक रेलेवेंट सवाल बनता है इसका रिपेयरिंग वगैरह का काम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है शाहजहां ने शाह नहर को रिपेयर करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस डिड बंगाल प्रोड्यूस ड्यूरिंग मुगल टाइम्स। मुगलों के राज के वक्त में बंगाल में कितने किस्म के चावल हुआ करते थे, अब अपने को ये बताना है। ऑप्शंस हैं 10, 20, 30, 50। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 50। लगभग 50 किस्म के जो है राइस बंगाल में मुगलों के टाइम पीरियड में उगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10। गौरवास कल्टीवेटेड लैंड अराउंड विच रीजन। अब अपने को यह बताना है कि जो गौरवास थे वो अपना जो लैंड का कल्टीवेशन किया करते थे वो किस क्षेत्र के आसपास में जो है इस लैंड का कल्टीवेशन किया करते थे। अब हमको इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है।
गौरवास कौन है? एक पूरी कम्युनिटी हुआ करती थी जो लैंड कल्टीवेशन में लगे हुए थे, जो खेती किसानी में लगे हुए थे। सवाल क्या पूछा गया है, ये जो कृषि का काम या लैंड कल्टीवेशन का काम करते थे, ये किस क्षेत्र में करते थे, अब हमको ये बताना है। ऑप्शंस हैं अवध में, वृंदावन में, बनारस में, दिल्ली में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि गौरवास जो हैं ये जमीन का कल्टीवेशन वृंदावन और इसके आसपास के क्षेत्र में किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज पटवारी? पटवारी कौन हुआ करता था? ऑप्शंस हैं अकाउंटेंट ऑफ पंचायत, एम्प्लॉयर ऑफ द स्टेट, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एल्डर्स। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पटवारी हुआ करता था पंचायत का अकाउंटेंट, और वो पूरा हिसाब किताब, बही खाता और रिकॉर्ड्स वगैरह रखने में जो है पंचायत की मदद किया करता था। पटवारी एक बहुत पुरानी पोस्ट है, आज भी जो है इसका आज भी जो है सरकारी नौकर के तौर पर, सरकारी मुलाजिम के तौर पर इस पोस्ट को जो है बनाया गया है। इसमें आज भी रिक्रूटमेंट होते हैं, लोग बाग इसमें अभी भी काम करते हैं। तो इनका जो मेन काम है वो यही है कि ये अपना लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह जो है उनका हिसाब किताब रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज बैन्ड बाय जहांगीर? इनमें से कौन सा क्रॉप जो है वो जहांगीर के द्वारा बैन किया गया था? ऑप्शंस हैं बीटल लीफ, चिलीज, टोबैको, मेज। बीटल लीफ का मतलब होता है पान के पत्ते, चिली यानी कि मिर्ची, टोबैको यानी कि तंबाकू, और मेज यानी कि आपका मक्का। तो अब यहां पर अपने को यह बताना है कि इनमें से कौन सा जो है क्रॉप वगैरह जहांगीर के द्वारा बैन किया गया था। इसका सही जवाब है टोबैको, तंबाकू जो है उसके द्वारा बैन किया गया था, क्योंकि वजह यह थी कि तंबाकू बहुत एडिक्टिव था और लोगों को इसकी लत लग रही थी, और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं की एफिशिएंसी वगैरह पे असर पड़ रहा था। बड़े लेवल पर जो है इसकी कल्टीवेशन वगैरह हो रहे थे और काफी नुकसान वगैरह जो है इसका आपको समाज में देखने को मिल रहा था। तो जहांगीर ने उठा के इसको बैन कर दिया। हालांकि एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस बैन का कोई मतलब नहीं निकला, लोगों ने फिर भी जो है इसका कंजम्पशन बंद नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, टोबैको जो है जहांगीर के द्वारा बैन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द विलेज हेडमैन कॉल्ड? विलेज का जो हेडमैन है उसको किस नाम से बुलाया जाता था? जो आपका गांव का या विलेज का जो है हेडमैन हुआ करता था वो किस नाम से बुलाया जाता था? उसको बुलाने के लिए, एड्रेस करने के लिए कौन से टर्म का इस्तेमाल होता था? ऑप्शंस मुकद्दम, दूसरा है असारिरी, तीसरा है मुजारियन और चौथा है रियाया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुकद्दम के नाम से जो है उसको बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुकद्दम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड मीनियल? इनमें से कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको मीनियल समझा जाता था? ऑप्शंस हैं मंडल, हलाल खोरन, मजूर, जंगली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हलाल खोरन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग मुगल टाइम्स हाउ मच ऑफ इंडियाज लैंड वॉज अंडर फॉरेस्ट कवर? अब हमको यह बताना है कि मुगलों के वक्त में हिंदुस्तान की कितनी जमीन जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आती थी, उसके ऊपर जो है आपको जंगल देखने को मिलते थे। ऑप्शंस हैं ए 40%, बी 50%, सी 60% एंड डी 80%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40% जमीन जो है मुगलों के टाइम पीरियड में फॉरेस्ट कवर उसके ऊपर था, उसके ऊपर आपको जंगल देखने के लिए मिला करते थे। लगभग 40% जो क्षेत्र है हिंदुस्तान का वो जंगल से ढका हुआ था, वन से ढका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलें अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज दी। अब आपका मुगल पीरियड के वक्त की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या हुआ करती थी? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं विलेज, ब्लॉक, सूबा, परगना। आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, कि जो बेसिक यूनिट आपका एग्रीकल्चरल सोसाइटी की हुआ करती थी मुगल टाइम पीरियड के वक्त में, वो हुआ करता था ऑप्शन नंबर ए, विलेज। गांव सबसे छोटा लेवल था जहां पे खेती किसानी की जाती थी, फिर क्लस्टर ऑफ गांव हो गए, उनका जो है अपना खुद का एक लोकल मार्केट होता था। इस तरीके से पूरा आपका एक परगना बनता था, परगना की फिर जो है पूरा का पूरा एक सूबा बनता था, पूरे सारे सूबे मिला के पूरा का पूरा एक आपका अंपायर बनता था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलेज। अगला क्वेश्चन नंबर 17, the term which Indo-Persian sources of Mughal period frequently used to denote a peasant was? अब इंडो-पर्शियन सोर्सेज वगैरह जो है मुगल टाइम पीरियड के, यानी कि ऐसे सोर्सेज वगैरह जो आपका उस फारसी भाषा में लिखे गए थे, जो इंडिया में आने के बाद में इन लोगों ने जो है अडॉप्ट करी थी। ये एक्चुअल जो आपकी ईरान की फारसी थी उससे काफी हद तक अलग थी। तो ये जो इंडो-पर्शियन भाषा का इस्तेमाल कर कर मुगलों के टाइम पीरियड में जो सोर्सेज वगैरह या जो डॉक्यूमेंट लिखे गए थे उसमें किसानों के लिए एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता था। हमको यह बताना है कि वो शब्द कौन सा था। ऑप्शंस हैं दो फसला, खुद खस्ता, पही खस्ता और रायात।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रायात। रायात जो है वो एक टर्म हुआ करता था जो किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था इंडो पर्शियन सोर्सेज में, मुगल टाइम पीरियड में लिखे गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट रीजन्स अंडर द मुगल्स प्रोड्यूस द मिनिमम ऑफ। मुगलों के टाइम पीरियड पे जितना भी इलाका उनके कंट्रोल में था वहां पे साल में मिनिमम कितनी फसलें होती थी, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, मगर कम से कम कितनी फसलें होती थी, एक फसल या वन क्रॉप, दो फसल यानी कि दो क्रॉप, तीन फसल थ्री क्रॉप, चार फसल फोर क्रॉप। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भाई कम से कम दो फसलें जो है मुगलों के टाइम पीरियड में हर एक जगह पे लगभग निकाल ली जाती थी, लगभग दो क्रॉप्स जो है साल में साल के साल हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इन बिहार द लो कास्ट ग्रुप विच वॉज कंपेयर टू स्लेव्स वॉज। बिहार में एक लो कास्ट ग्रुप हुआ करता था जिसको स्लेव्स के साथ में कंपेयर किया जाता था, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है मुकद्दम, पटवारीज, हलाल खोरन्स, मल्लाजादास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मल्लाजादा। जो है ये जो एक कम्युनिटी थी इसको कंपेयर किया जाता था स्लेव्स वगैरह के साथ में, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट आईने अकबरी। अब हमको ये बताना है कि इनमें से किसने आईने अकबरी को लिखा है। ऑप्शंस है अबुल फजल, अल बिरूनी, इब्ने बतूता, अब्दुल रज़ाक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल जो है इन्होंने आईने अकबरी को लिखा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डैश वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर। अब ये जो है वो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन है। ऑप्शंस अल बरूनी, अबुल फजल, बर्नियर, इब्ने बतूता। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। तो इस तरीके से अपना सेक्शन नंबर ए जो है वो खत्म होता है। अब जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसके अनुसार अपन लोगों ने सबसे पहले सेक्शन ए करना था, सेक्शन ए कर दिया। सेक्शन ए के 21 सवाल जो है वो निपटा के इसमें से जितने क्वेश्चंस बनेंगे अपने उतने सही मार्क्स अपन ने इंश्योर कर लिए, क्योंकि आप लोगों पे मुझे भरोसा है, आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 21 में से 21 आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर 21 नंबर जो है आप आपने सिक्योर कर लिए इसके, और इसमें लगभग 20-25 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा का वक्त अपने को नहीं लगा, 20-25 मिनट से ज्यादा का वक्त अपने को इसमें नहीं लगा। इसके बाद में जो अगला सेक्शन जिसकी तरफ हम लोग जाएंगे अब वो रहेगा सेक्शन नंबर ई, जिसमें 5 नंबर का एक सवाल है और उसमें भी लिखने के लिए कुछ नहीं। अभी तक अपन ने एक शब्द भी नहीं लिखा, सिर्फ अपन ने सवाल पढ़ा और सवाल को पढ़कर 4 ऑप्शंस देखे, 4 ऑप्शंस को देखकर उसमें से जो है उसमें से जो है हम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को जो है टिक किया है। तो अब यहां पर सेक्शन ई जो है एग्जैक्टली वही काम यहां पे हमको करना है कि यहां पर भी ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। मैप का सवाल है, उस मैप के सवाल में कुछ जगहों को हमको प्लॉट करना है। एक बार उनको प्लॉट कर दिया तो 5 नंबर हमको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर 26 नंबर जो है अपने यहां पर सिक्योर हो जाने हैं। उन 26 नंबरों को सिक्योर करने के लिए अब सेक्शन ए करने के बाद जिसमें हमने 21 नंबर सिक्योर कर लिए, अब हम लोग जंप करेंगे सेक्शन नंबर ई की तरफ जिसमें हम लोग हमारे 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। चले तो सेक्शन ई की तरफ में बढ़ते हैं। तो सेक्शन ई आखिरी सवाल जो हमारे पेपर का है क्वेश्चन नंबर 34, मैप बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग्स अप्रोप्रिएटली। अब हमको ये जो मैप दिया गया है इसमें हमको कुछ चीज़ों को अप्रोप्रिएटली पॉइंट लोकेट करना है और उसके बाद में इनको लेबल करके पॉइंट आउट करना है या पॉइंट आउट करके लेबल करना है। सबसे पहले गोवा, गोवा के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद में बंगाल प्रोविंस, चौथा है सूरत और पांचवा है जयपुर। अभी एक एक करने के आपको एक एक नंबर मिलेंगे और पूरा जो सवाल है वो 5 नंबर का आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले गोवा प्लॉट कर देते हैं। गोवा यहाँ पर पड़ता है आपका, इसको हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। गोवा जो है यहाँ पे प्लॉट पड़ता है, इसको हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका गोवा एक चीज़। दूसरा आपसे बोला गया है दिल्ली, दिल्ली आपको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे दिल्ली हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, दिल्ली यहाँ पड़ता है। ठीक है जी, तो ये दिल्ली आ जाएगा। तीसरा है बंगाल प्रोविंस। अब आपको एक कोई शहर प्लॉट ना करके पूरा का पूरा प्रोविंस जो है उसको प्लॉट करना है, तो फिर यहाँ पर इसको हम लोग स्केच कर देंगे। बंगाल प्रोविंस में आज का आपका बांग्लादेश और ये आपका पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल और थोड़ा बहुत इलाका ऊपर नीचे का और आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसको बंगाल प्रोविंस बोल देते हैं। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका बंगाल प्रोविंस हो जाता है। चौथा सूरत, तो सूरत का पोर्ट आपको गुजरात में देखने के लिए मिलता है, यहाँ कहीं पड़ता है। सूरत का पोर्ट जो है वो यहाँ कहीं आपको देखने को मिलता है, तो ये सूरत हो गया। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये लास्ट वाला जो है जयपुर, जयपुर आपको प्लॉट करना है, तो जयपुर यहाँ कहीं पड़ता है। दिल्ली, दिल्ली से थोड़ा सा नीचे की तरफ में यहाँ कहीं पे, यहाँ जयपुर राजस्थान में यहाँ कहीं आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपके 5 जो है प्लॉट हो जाते हैं। मैं एक ही बार में इनको जो है सबको एक बार में बना देता हूँ। तो पहला है गोवा,
गोवा के बाद में दूसरा है दिल्ली, दिल्ली के बाद में गोवा, दिल्ली, तीसरा है बंगाल प्रोविंस, तीसरा है बंगाल प्रोविंस, चौथा है सूरत और पांचवा है जयपुर। चौथा है सूरत और पांचवा है जयपुर। यहाँ कहीं पे दिल्ली, दिल्ली सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पे। इस तरीके से जो है पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन खत्म होता है, इस तरीके से जो है पूरा का पूरा आपका प्लॉट हो जाता है। ठीक है, इसको देख लें, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह वैसे आनी नहीं चाहिए, मगर कुछ आती है तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। अब इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, 5 जगहों को प्लॉट करके बस उनका नाम हम लोगों ने सही से लिखा और हमारे 5 नंबर जो है वो फिक्स हो गए। या फिर अगर ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2 सेक्शंस में 2 इसके पार्ट्स हो सकते हैं। एक पार्ट में आपसे ये पूछा जाए कि 2-3 जगहों के नाम आप प्लॉट कर दो, और सेकंड पार्ट में आपको किसी जगह का नाम ना देके वहाँ पे एक कैपिटल अल्फ़ाबेट वगैरह लगा दिया जाए। जैसे यहाँ पर एक कैपिटल अल्फ़ाबेट लगा दिया ए, और इस जगह के बारे में कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस बताया जाए, फिर अब आपको जो है इसका नाम पहचान के वहाँ पे इसका नाम लिखना है। इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, मगर पॉइंट ये है कि इस तरीके से आपने जो है इसका जवाब देना है। अब ये क्वेश्चन करते ही अपना सेक्शन नंबर ई जो है वो भी खत्म हो गया। तो अब सेक्शन ए उसके 21 सवाल और उसके 21 नंबर, उसके बाद में सेक्शन ई उसका 1 सवाल और उसके 5 नंबर, 26 नंबर हमारे सिक्योर हो गए। 26 मार्क्स सिक्योर होने का मतलब, जिसमें हम इंश्योर हैं कि हमारे मार्क्स नहीं कट सकते, इसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा, हमें एक अच्छा खासा पंप मिल जाएगा। आप एक अच्छे तरीके से अगर आप पॉजिटिव वे में अगर पंप अप हो गए, तो उसके बाद में अब जो आगे का पेपर अपने को सॉल्व करना है, जिसमें अपने को पता है कि पूरे मार्क्स नहीं मिलने, मगर अपनी लड़ाई मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स खींचने की है, तब आप एक सही बेंट ऑफ माइंड के साथ में जो है उसमें उतर पाओगे। अब सेक्शन ई के बाद में अगला सेक्शन एज पर स्ट्रेटजी हम लोग जो करेंगे वो होगा आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में 24 नंबर जो है वो आपके लगे हुए हैं दांव पर, और इन 24 नंबरों में से जो है अब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वगैरह स्कोर करने की कोशिश करनी है। 20, 21, 22 मिनिमम जितने भी मिले, 21 नंबर मिनिमम हमें लेकर आने, स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग चलेंगे। तो जितना अब यहां पर हम लोगों ने हार्डली जो है 20-25 मिनट 30 मिनट खर्च किए, इससे ज्यादा टाइम हमको सेक्शन ए और सेक्शन ई को करने में नहीं लगा। अब हमारे पास कितना बचता है टाइम, 2.5 घंटे का टाइम बचता है। अब इस 2.5 घंटे के टाइम में से अब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लगभग 40-45 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग अपने 3 सवाल जो हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी के खत्म कर लें। और यहां एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन ए और सेक्शन ई को आपने इस तरीके से खत्म करना है कि अब इनको जो है फिर से रिव्यू करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हम लोग पेपर पूरा खत्म करने के बाद में फिर से पढ़ेंगे, तो यहां पर हम लोग जो है सेक्शन ए और सेक्शन ई को इस तरीके से करेंगे कि इनको फिर से रिव्यू हमें ना करना पड़े, इसके 21 सवाल हमको फिर से ना पढ़ना पड़े और इसका 1 सवाल हमको फिर से ना देखना पड़े। जो भी रिव्यूइंग वगैरह हम लोग करेंगे वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह में करेंगे, और आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ रिव्यू करने की नौबत आ गई तो उसको रिव्यू करेंगे, बाकी हम लोग कुछ और रिव्यू नहीं करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 30 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो 30 के फिर 40 मिनट ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर इसको इतना आराम से सॉल्व करना है कि इसमें फिर दूसरी बार देखने की गुंजाइश ना बचे, इसमें जो है फिर आपको बाद में रिव्यू करने में टाइम ना खराब करना पड़े। तो पॉइंट इसकी 30 मिनट्स के आसपास तक में आपका ये सेक्शन दोनों खत्म हो गए हैं। अब इसको खत्म हो जाने के बाद में अब डायरेक्ट जो है हम लोग सेक्शन सी की तरफ में जंप करेंगे, और सेक्शन सी की तरफ में अब हम 40-45 मिनट्स देंगे। 40-45 मिनट्स में इतना आराम से लिखना है, इतना अच्छे से लिखना है, इतना सही तरीके से, इतना सटीक तरीके से अपना जवाब लिखना है कि हमारे मार्क्स वगैरह ना कट सके। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले तो हम लोग थोड़ा सा आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग सेक्शन सी के जो सवाल वगैरह हैं उनको करेंगे। चलें देखते हैं इसे। तो ये आ गया अपना सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन नंबर सी में आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है थोड़ा उसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट अब इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे जंप करेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर्स को किस तरह से टैकल करना है उसके बारे में वो अब हम लोग देखेंगे। चलें देखते हैं सर। तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स फेच करने के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए अब हम लोग आंसर राइटिंग को लेकर एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आंसर राइटिंग में हमको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर्स हमको लिखने हैं ये पॉइंट्स में लिखने हैं। जहाँ तक हो सके हमको अपना सवाल का जवाब जो है वो पॉइंट्स में देना है। आपको अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है और उसमें 60 मार्क्स वगैरह 60 वर्ड्स वगैरह जो हैं उसमें, या फिर 60 to 80 वर्ड्स में आपको अपनी बात कर ख़त्म करनी है, तो इसका मतलब आपको 6 से 8 लाइनें जो हैं उसमें अपना
जवाब बनाना पड़ेगा आपको। 6 से 8 लाइनों में अपना जवाब लिखना है। मैक्स टू मैक्स आधा पेपर जो है अब आपको इसमें भरना है। अब ये जो 6 से 8 लाइनें आपको लिखनी है, इन 6 से 8 लाइनों को आप पॉइंट्स में लिखेंगे, मतलब आप 6 से 8 पॉइंट्स बनाएंगे, मैक्स टू मैक्स 6 या 7 पॉइंट आप बनाएंगे और उसमें जो है अपने सवाल का जवाब लिखकर खत्म करेंगे। इसी तरीके से जब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 300 टू 350 वर्ड्स में लिखना है, तो आप इसमें पॉइंट्स के फॉर्म में जो है जवाब देंगे और आप जो भी आपने लिखना है इसको अपने पॉइंट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिखेंगे। एक चीज। दूसरी बात यह कि अब यहां पर आपने एक सुटेबल हेडिंग का इस्तेमाल करना है। आप पॉइंट्स वगैरह बनाएंगे, पॉइंट्स के साथ में आप हेडिंग्स वगैरह का जो है यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और इन हेडिंग्स को बनाकर इनको हाईलाइट वगैरह कर दें ताकि एग्जामिनर की जो है इनके ऊपर नजर जरूर जाए। तीसरा पॉइंट जिसका अपने को ध्यान रखना है कि हेडिंग्स के साथ लिखने और पॉइंट्स में लिखने के बाद में तीसरा काम जो आपको करना है वो रहेगा कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी तरफ आप चाहते हैं कि आपके एग्जामिनर की नजर जाए, उसको आपने अंडरलाइन कर देना है, उसको आपने हाईलाइट कर देना है। और इस तरीके से आप इंश्योर कर सकेंगे कि अगर वो एक सरसरी निगाह भी आपके पेपर के ऊपर मारता है तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह के ऊपर उसकी नजर पड़ जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं और समझ जाते हैं आपके टर्म्स और फैक्ट्स और जो भी बातें आपने उसमें लिखी होती हैं उसको देखकर जो आप अंडरलाइन करेंगे कि आपको कितना नॉलेज है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तो ये चीज आपने करनी है। दूसरी चीज ये जो आपने अवॉइड करनी है वो है कि भाई पैराग्राफ्स में लिखना जहां तक हो सके आपने अवॉइड करना है। अब अगर किसी जगह पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया, वहां पे पैराग्राफ लिखना पड़ा, वो एक अलग बात है। कहीं ऐसे लिखने के लिए आ गया और वहां फिर आपको पूरे पैराग्राफ्स में बात करना पड़ रही, वो एक अलग बात है। मगर जहां तक आपने आंसर राइटिंग करनी है, अगर हो सके तो पैराग्राफ्स में लिखना अवॉइड करें। उसकी एक वजह है, उसका एक रीजन है। देखिए बात यह है, अगर आपने पैराग्राफ में किसी बात को लिखा है तो फिर उस बात को पूरा समझने के लिए आपको पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। बीच में से अगर आप कहीं से देखोगे या फिर आधा अधूरा पढ़ के छोड़ दोगे तो आपको कंटेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। और एग्जामिनर जो है वो पूरा जनरली पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी अपनी कॉपियां चेक कर जितना हो सके उतना पैसा कमाने के मूड में। तो मगर क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीचर है, उसको एक निगाह मार के समझ में आ जाता है कहां पे क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया। बट फिर भी ह्यूमन एरर तो होता ही है ना। आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे तो कितना अच्छा जवाब है या कितना खराब जवाब है आप पूरा कंटेक्स्ट नहीं समझ पाओगे। अब सपोज कर लीजिए कि एक 10 मार्क का सवाल है और आपने बड़ा शानदार जवाब लिखा, आपको 9 मार्क्स 9.5 मार्क्स जो है मिलने चाहिए, मगर सामने वाला जो है वो पैसे कमाने के मूड में है, वो पैराग्राफ पढ़ना नहीं चाहता। उसने एक सरसरी निगाह मारी, आपके पहले भी सब लोग उसी तरीके से जो है पैराग्राफ्स वगैरह लिख रहे थे, तो उसने एक सरसरी निगाह मारी और सरसरी निगाह मारकर उसको पता चलता है सरसरी निगाह मारी और उसको एक ठीक ठाक जो आंसर समझ में आया। लेट से वो आपसे पहले वालों को 6 नंबर दे रहा था, आपको शायद 8 नंबर दे दे, मगर ये जो 1.5 नंबर का नुकसान हुआ आपका इसलिए हुआ है क्योंकि उसने पूरा पैराग्राफ पढ़ा नहीं, और वो जनरली पढ़ेगा भी नहीं। एक्सपीरियंस टीचर होता है, देखकर उसे समझ में आ जाता है, बट फिर भी पूरी बात या पूरे कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाया तो उसने आपको उतने मार्क्स नहीं दिए। दूसरों से भले ही ज्यादा दे दे मगर उतने मार्क्स नहीं दिए जितना आप डिजर्व करते थे। तो इस तरीके के नुकसान वगैरह जो है उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी इसी बात को हेडिंग्स के साथ में, पॉइंट्स के साथ में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करते हुए लिखें। आप पैराग्राफ की जगह उसने एक सरसरी निगाह आपके हेडिंग, पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर डाली तो उनको देखकर वो समझ जाएगा कि भाई इसको नॉलेज है, इसने पढ़ाई लिखाई करी और एक अच्छा जवाब जो है बनाया है, और इसके बेसिस पे वो आपको 9, 9.5 जितने भी मार्क्स आप डिजर्व करते हैं उस सवाल के लिए उतने मार्क्स वगैरह आपको देगा। तो जहां तक हो सके भाई अवॉइड करना है पैराग्राफ्स में लिखना, जहां तक हो सके अपने को पैराग्राफ्स में लिखने से बचना है। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर नहीं तो फिर ये स्ट्रेटजी आंसर राइटिंग में फॉलो करें कि पॉइंट्स में लिखें, सुटेबल हेडिंग्स वगैरह डालकर अगर कहीं पे लगा सकते हैं तो हेडिंग्स वगैरह बनाकर लिखें, और जिन पॉइंट्स या फैक्ट्स को आप चाहते हैं कि सामने वाले की नजर जानी चाहिए उसको हाईलाइट कर दें। इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत एडवांटेज में आप रहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है आप निकाल सकेंगे। चले तो अब ये स्ट्रेटजी के बेसिस पे अपने को लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह करना है। अब डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, देयर वॉज मोर टू रूरल इंडिया देन द सेडेंट्री एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल पीरियड। तो आपका जो इंडिया है उसमें सेडेंट्री एग्रीकल्चर के अलावा रूरल इंडिया में आपको और भी बहुत सी चीजें देखने को मिलती थी। मुगलों के टाइम पीरियड में इस स्टेटमेंट को जो है, या मुगलों के टाइम पीरियड के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करें। तो कैसे इसका जवाब देना है देखते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है हम लोग इस तरह से देंगे। सबसे पहले तो एक हेडिंग बनाएंगे कि भाई देयर वाज मोर टू रूरल इंडिया देन द सेडेंट्री एग्रीकल्चर। ये पूरी की पूरी जो है आप हेडिंग बनाएंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद में फिर जो है इसमें हम लोग अपने पॉइंट्स वगैरह
एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जिनको सेडेंटरी वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। हालांकि हम लोगों ने जब डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर चैप्टर को, पीजेंट जमींदार्स वाले चैप्टर को जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब देखा था सेडेंटरी का मतलब यहाँ पर है रुका हुआ, गतिहीन, जो एकदम स्टैटिक हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया, जिसमें कोई बदलाव या कोई चेंज वगैरह नहीं आ रहा, उसको हम लोगों ने जो शब्द बोला था उसके लिए वो है सेडेंटरी। तो यहाँ पर इसकी हेडिंग हम लोग बनाएंगे कि भाई देयर वाज मोर टू रूरल इंडिया देन द सेडेंटरी एग्रीकल्चर। इसके नाम से हमने हेडिंग बना दी। अब उसमें हम लोग लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम इंटेंसिवली कल्टिवेटेड लैंड देयर वाज डेंस फॉरेस्ट और स्क्रब लैंड ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नदर्न इंडिया, झारखंड एंड इन पेनिनसुलर इंडिया, डाउन द वेस्टर्न घाट्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। मतलब ये कि एक तो हिंदुस्तान में उस वक्त में वो जमीन हुआ करती थी जिसके ऊपर खूब सारी खेती बाड़ी हो रही थी, मगर इसके अलावा भी जो है आपको दूसरे तरीके की जमीनें या दूसरे तरीके के जो है वेजिटेशन देखने के लिए मिलते थे। किस तरीके के? आपको ईस्टर्न इंडिया पे जो है फॉरेस्ट या फिर स्क्रब लैंड देखने के लिए मिलते थे, सेंट्रल इंडिया में भी लगभग यही कहानी थी, नॉर्थ में भी यही स्थिति थी, झारखंड वगैरह और पेनिनसुला में भी जो है, और डेक्कन घाट्स और डेक्कन प्लेट्यू में भी यही कहानी थी कि या तो आपको स्क्रब लैंड्स वगैरह देखने को मिलते थे या फिर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते थे। पहली चीज। अब लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर जस्टिफाई द अबोव स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग वेज। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर टर्म्ड एज जंगली व्हिच डिड नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। द लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूडेड द गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो यहां पर अब ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है कि भाई इंडिया में जो है रूरल इंडिया की अगर बात की जाए तो सेडेंटरी एग्रीकल्चर, एक रुके हुए एग्रीकल्चर से ज्यादा भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो पहली बात हमने ये लिख के बता दिया कि पूरी जो जमीन थी हिंदुस्तान की उसके ऊपर एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा था, इसके ऊपर जंगल या फिर आपको स्क्रबलैंड्स वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है जी, इस पे या तो आपको जंगल देखने के लिए मिल रहे थे या स्क्रबलैंड्स देखने के लिए मिल रहे थे। अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिया में सेडेंटरी एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा था, ये चीज बहुत अच्छे से जस्टिफाई होती है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को यानी कि जंगल में जो घूमने वाले लोग थे, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, या जिसके लिए हम लोग हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं वनवासी, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल उस वक्त होता था जंगली। मगर इस जंगली शब्द का इस्तेमाल उस नेगेटिव सेंस में नहीं होता था जिस नेगेटिव सेंस में आज के तौर पे इसको समझा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा लग रहा है कि असभ्यता से आपसे पेश आ रहा है या फिर सिविलाइज तरीके से बिहेव नहीं कर रहा तो आपने उसको जंगली बोल दिया। ऐसी कहानी नहीं थी। जंगली शब्द का इस्तेमाल यहां पर एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन से नहीं हुआ करता था। इसका मतलब होता था वो लोग जो जंगल के निवासी होते हैं और जिनकी अपनी एक अलग कह सकते हैं कि रहन सहन है, एक लाइफस्टाइल है, उनके लिए जो है आप जंगली शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, इनकी लाइवलीहुड जो है वो सिर्फ आपका खेती बाड़ी पर नहीं डिपेंड करती थी, क्योंकि जंगल में तो ऐसा खेती वगैरह होती नहीं थी। कुछ जगहों पर आपका झूम कल्टीवेशन होता था, मगर वो जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इलाका है उसमें कन्फाइंड था। तो बाकी लोग जो जंगलों में रह रहे हैं, जिनके लिए जो जंगली शब्द इस्तेमाल हो रहा है और जिसका सेंस नेगेटिव सेंस में नहीं बनता, ये लोग जो है अब अपनी ये लोग जो है आप क्या किया करते रहे जंगलों में। तो इनकी जो लाइवलीहुड है फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह की, वो कैसे आती थी? जो फॉरेस्ट में अलग अलग आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, जिसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये उनकी गैदरिंग किया करते थे, ये हंटिंग वगैरह करते थे, ये शिफ्टिंग करते थे और हंटिंग किया करते थे। और जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, कुछ इलाकों में, और आपका राजमहल हिल्स का जो इलाका पड़ता है झारखंड में, उन क्षेत्रों में ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वगैरह किया करते थे। तो यहां पर एक बात अपने को समझ में आ रही है। पहली चीज तो ये कि जो स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर है, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर जैसी कोई कहानी यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रही। जो स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर है ऐसी कोई चीज आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, ऐसी कोई चीज आपको यहां पर नहीं समझ में आ रही है। जनरली आदमी क्या कर रहा है, जंगल में एक से दूसरी जगह अगर घूम रहा है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके जहां पर वो खेती बाड़ी कर सकता है, वो जंगल के एक हिस्से को काट कर झूम कल्टीवेशन वगैरह कर रहा है और उसके बाद दूसरी जगह मूव कर जा रहा है, फिर तीसरी जगह मूव कर जा रहा है। तो एक तो ये अलग अलग जगहों पर जा जाकर जो है खेती बाड़ी करना एक बात को बताता है कि स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर नहीं था, या फिर जो शब्द यहां पर इस्तेमाल हो रहा है सेडेंटरी एग्रीकल्चर जो है सिर्फ वही नहीं हो रहा था। इसके अलावा हर जगह एक ही जैसी चीज उगा रहा हो ये भी नहीं है। अलग अलग तरीके के आपके जो है खाद्य पदार्थ वो जो है झूम कल्टीवेशन के तहत में उगाता था अलग अलग जगहों पर जाकर। तो सेडेंटरी नेचर तो यहां पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक से दूसरी जगह वो इकट्ठा कर रहा है, शिकार वगैरह कर रहा है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सेडेंटरी नेचर आपको देखने को नहीं मिलता। तो बिसाइड दिस एक इंटरेस्टिंग बात और निकल कर आती है कि आपकी जो लाइवलीहुड थी, ये जो आपके जंगल में रहने वाले वनवासी हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि ये लोग ये सारा का सारा
सारा काम जो है खेती ये आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया या हंटिंग हो गई या फॉरेस्ट प्रोड्यूस की गैदरिंग हो गई, ये 12 महीने ये सारा का सारा काम किया करते थे। ऐसा भी नहीं था। ये जो लाइवलीहुड है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, ये सीजन स्पेसिफिक थी। एक पर्टिकुलर सीजन में वो जो एक पर्टिकुलर तरीके की जो चीज है वो कर रहे हैं, दूसरे सीजन में दूसरी चीज कर रहे हैं, तीसरे सीजन में तीसरी चीज कर रहे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर सीजन में आपको पता है कि खास तरीके का फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे लेट से शहद हो गया, ये आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, तो एक वक्त में आपने जो है शहद वगैरह जो है उसका कलेक्शन का काम किया। दूसरे में आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इस वक्त शिकार आपको ठीक मिलेगा, तो आपने शिकार करना शुरू कर दिया। तीसरे में जो है आपने कुछ आपको पता है कि एक सर्टेन इलाके में खास तरीके के फल या कंदमूल उगते हैं, तो आपने जाकर उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर भी आप एक सर्टेन तरीके का काम अपनी 12 महीने पूरी जिंदगी नहीं कर रहे हैं, उसमें भी सीजन टू सीजन आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक बात, ये एक तरफ इंडिकेशन करता है कि डायनामिज्म था, ठीक है। ये भी एक बात इंडिकेट करता है कि मुगल्स के टाइम पीरियड में जब ये बात हो रही है तब ये डायनामिज्म आपको देखने को मिलता है। सेडेंटरी नेचर जो है या फिर स्टैटिक तौर पे जिसमें कोई डेवलपमेंट या कोई बदलाव नहीं आ रहा, उस तरीके की वे ऑफ लाइफ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए भील्स की बात कर ली जाए, जो भील ट्राइब हुआ करती थी, स्प्रिंग सीजन जो है वो उसमें आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट किया करते थे, समर का जो समय हुआ करता था उसमें फिशिंग करते थे, और मानसून के जो महीने होते थे उसमें कल्टीवेशन करते थे, और ऑटम और विंटर का जो वक्त होता था उसमें हंटिंग किया करते थे। अब इतना ज्यादा जो है सीजन स्पेसिफिक आपकी वे ऑफ लाइफ जो है एकदम डिफाइंड है, डायनामिक किस्म की जो है जिंदगी आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब स्टेट की अगर बात की जाए, मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड की बात की जाए, वो लोग जो हैं देवर द फॉरेस्ट वेर फॉर स्टेट द फॉरेस्ट वेर रिगार्डेड एज सबवर्सिव प्लेस, दैट इज अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज फॉर द ट्रबल मेकर्स। तो स्टेट की अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट को वो लोग किस तरह से देखते थे? एक तो एक ऐसी जगह के तौर पर देखते थे कि जहां पर आपके ट्रबल मेकर जाकर छुप जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जाकर छुप जाते हैं जो राज्य से जो है बचना चाहते हैं, शासन प्रशासन की पकड़ में नहीं आना चाहते। जनरली वो लोग जो है जंगल में जाकर आपका रिफ्यूज ले लेते हैं, ट्रबल मेकर्स वगैरह जो है वो जाके जो है रुक जाते हैं। दूसरा ये कि अपनी फौज वगैरह के लिए जो हाथियों की जरूरत पड़ती थी, तो स्टेट उनको खोजने, उनको पकड़ने, उनको लेने के लिए जो है आपका यहां पर जाया करते थे जंगल वगैरह में। तो यहां पे इनफैक्ट आपका फॉरेस्ट के लोगों के साथ में इनकी बकायदा एक डील हो गई थी कि हम तुम्हारे मसलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हें जंगल में जैसे रहना रहो, बाहर आके बस हरकत मत करना, तुम हमारे मसलों में इंटरफेयर मत कर लो, एक बस ये काम करो कि अब हाथी वगैरह जो है पकड़ के हमको दे दिया करो, सप्लाई कर दिया करो, तो बदले में तुम अगर कुछ पैसा वगैरह चाहते हो या कोई और सर्विसेज या कोई और चीज चाहिए तो हम तुम्हें दे देंगे। तो ये डील वगैरह इन लोगों की थी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हाथियों की सप्लाई भी जो है फॉरेस्ट के लोग खास तौर पे मुगल्स को, या फॉर दैट मैटर दूसरे भी जो आपके राजे रजवाड़े थे जिनके साथ में इनकी सेटिंग्स या डील्स हुआ करती थी, उनको ये दिया करते थे। मुगल पीरियड में एक बात और थी कि इन द मुगल पीरियड हंटिंग इंश्योर्ड जस्टिस टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स रिच एंड पुअर। मुगलों के टाइम पीरियड में एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है कि राजा जो है वो शिकार पर जाया करता था और अपना पूरा काफी बड़े काफिले के साथ शिकार पे निकलता था। इसकी बकायदा पेंटिंग्स वगैरह जो है लोगों ने बना बनाकर उनके रिकॉर्ड रखे। अब जब राजा शिकार पर निकलता था तो शिकार आपको खुले में तो मिलेगा नहीं, जंगल जाना पड़ेगा और बाकी इस तरीके की जगहों पे जहां पे शिकार देखने को मिलेगा। तो ये एक मौका होता था जब वो लोगों से मिलता था, अपने कंट्री साइड के लोग हो गए, जंगल के रहने वाले लोग हो गए, जंगल की पेरिफेरी पे रहने वाले लोग हो गए, इन लोगों के साथ में ये मिला करता था और मिलने के बाद उनके दुख दर्द जानता था, पता करता था कि ऑफिशियल्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो शिकार पर निकलना या शिकार के कैंपेन पर जाना, ये एक ऐसा पीरियड हुआ करता था जिसमें बादशाह जो है लोगों से मिलता था, उनकी दुख दर्द और समस्याओं को समझता था और जस्टिस वगैरह करता था, रिच एंड पुअर अलाइक सबके साथ में। ऐसे लोगों के साथ में जो उसके दरबार तक नहीं आ सकते थे, उन लोगों तक भी जो है न्याय पहुंचाने का काम करता था। इसलिए रेगुलर आपके हंटिंग एक्सपेडिशंस जो है, शिकार वगैरह पे जाने के आपके दस्ते तैयार किए जाते थे और एम्परर जो है इसके चलते काफी जो है अपने अंपायर वगैरह में एक से दूसरी जगह मूव कर लेता था। लोगों की प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस को समझ पाता था, जो लोग उस तक नहीं पहुंच पाते थे, दिल्ली या फिर जहां भी उसका राजधानी हुआ करती थी, और वो उन लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं वगैरह समझता था और उसके अनुसार फिर वो आदेश वगैरह देता था, उनका पालन होता था। अब ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो है आईने अकबरी में रिकॉर्ड किए गए और उसकी मदद से हमको सारी बातें पता चलती हैं। जो नए आपके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वगैरह भी यहां पर आए, वो भी धीरे धीरे आपके फॉरेस्ट जोन्स वगैरह में एंटर किए हैं। जो सूफी संत हुआ करते थे वो भी जो है काफी बड़े लेवल पर अपना जो भी कल्चर एंड रिलीजन वगैरह यहां पर लेकर आए और नए इलाकों को जो है, या खास नए इलाकों में जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज वगैरह थी उनको बसाने का काम हो, कोलोनाइजेशन वगैरह, ये सारी चीजें भी जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों के बेसिस पर इस बात को बहुत सटीक तरीके से कहा जा सकता है कि भैया जो रूरल इंडिया है वो भले ही देखने में ऐसा लगता है कि स्टैग्नेंट हो गया था, कोई विकास नहीं है, जिंदगी एकदम एक जैसी चल रही है, मगर वो एक सर्टेन इलाके तक जो है कन्फाइंड था। दूसरे इलाकों वगैरह की अगर बात की जाए तो वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। खासतौर पर वो इलाके जो जंगली क्षेत्रों में आते हैं उनके लिए बात बहुत क्लियर तौर पर, सटीक तौर पर कही जा सकती है। चलें अगला
क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस द आईन अकबरी रिमेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी कि ये कि आईन अकबरी जो किताब है या जो डॉक्यूमेंट है इसमें अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, मगर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अपने वक्त का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट जो है आईन अकबरी को माना जा सकता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो जवाब हम लोग इसका इस तरह से देना शुरू करेंगे। द मेजर सोर्सेज फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आर क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट्स। मतलब ये कि अगर आप 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो भी आपका एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, अगर 16वीं 17वीं शताब्दी में एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जा रहा था, इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो मेजर सोर्स के तौर पर आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को समझने के लिए, उसका जो रिकॉर्ड है वो कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो क्रॉनिकल्स और वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुगल कोर्ट के आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इस टाइम पीरियड में ये मुगल्स के जो भी डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं, इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या क्रॉनिकल है जिसकी मदद से हम लोग उस वक्त के एग्रीकल्चर और बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो है आईन अकबरी। आइन वॉज ऑथोराइज्ड बाय अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन, आइन वॉज ऑथर्ड बाय अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल। तो ये जो आईन अकबरी है, जिसको शॉर्ट में हम लोग आइन भी बोलेंगे, इसको लिखा किसने था या इसको पूरा बनाकर तैयार किसने किया था? अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे जिनका नाम था अबुल फजल, उन्होंने जो है इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को लिखकर तैयार किया था। दिस टेक्स्ट मेटिकुलसली रिकॉर्डेड द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू इंश्योर कल्टीवेशन टू इनेबल द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसीज ऑफ द स्टेट एंड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड द जमींदार। तो ये टेक्स्ट पढ़कर हमको एक ये बात समझ में आती है कि किस तरीके की व्यवस्था या किस तरीके का अरेंजमेंट जो है मुगल प्रशासन ने किया था या मुगल शासन ने किया था, ताकि इस बात का इंश्योर करवाया जा सके कि भाई कल्टीवेशन जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही। और उसके बाद में जो कल्टीवेशन है इसके ऊपर जो रेवेन्यू कलेक्शन करना है एजेंसीज ने, उसकी पूरी व्यवस्था आपको इसको पढ़कर समझ में आती है। इसके अलावा स्टेट और जमींदार यानी कि जो शासन प्रशासन है और जो आपके गाँव के सबसे कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो उनके साथ में जुड़ा हुआ था, जो कनेक्शन में था जमींदार, उनके क्या रिलेशनशिप्स थे, किन बातों के बेसिस पर उनके रिलेशनशिप डिफाइन होते थे, ये सारी बातें हमको समझ में आती हैं। कुल मिलाकर रूरल इकोनॉमी या फिर जो रूरल एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड जो आपकी पूरी की पूरी रूरल अर्थव्यवस्था थी, ये काफी हद तक जो है क्लियर हो जाती है, काफी हद तक जो है ये आपको समझ में आती है कि किस तरीके से वहां पर रन किया करती थी। इसको पूरा पढ़ के आईन अकबरी को 3 बातें क्लियर हो जाती हैं कि शासन अपनी तरफ से क्या किया करता था जिससे कि कल्टीवेशन वगैरह ठीक तरीके से हो रहा है, इस बात को इंश्योर करवाया जा सके। उसके ऊपर टैक्स का कलेक्शन किस तरीके से किया जाता था वो, और तीसरी चीज जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जमींदार हैं जिनके माथे जिम्मेदारी थी कि रेवेन्यू आपका जो ये एग्रीकल्चरल व्यवस्था है, पूरा जो रूरल इकोनॉमी वगैरह वो ठीक तरीके से चलती रहे, उनके साथ में स्टेट के रिलेशनशिप्स किस तरीके थे और किस बात पे डिफाइन करते थे। तीनों फैक्टर्स प्रोमिनेंटली हमको डिटेल में जो है आईन अकबरी पढ़कर समझ में आते हैं और इसकी मदद से 16वीं 17वीं शताब्दी में जो व्यवस्था थी वो भी जो हम लोग काफी हद तक समझ पाते हैं। आईन अकबरी जो है वो सिर्फ आपका ऑफिशियल पेपर्स का एक रिप्रोडक्शन नहीं था। मतलब ये नहीं था कि आईन अकबरी में अब आपने इन तीनों चीजों को बताने के लिए इससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको कोट कर दिया, और सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी। अबुल फजल ने जो है बहुत केयरफुली जो है ये चेक किया था कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लगा रहे हो वो उनमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसने इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को फिर सप्लीमेंट करने के लिए आपके जो लोग वगैरह इन सारे कामों में लगे होते थे, जो आपके एकदम सीनियर किस्म के रिटायर्ड लोग थे, उनसे बातचीत कर उनके विचारों को भी जो है काफी हद तक इसमें शामिल किया है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए, इनको क्रॉस चेक काफी बड़े लेवल पर किया गया, इनको वेरीफाई किया गया। वही बात जो मैं कह रहा था कि ओरल टेस्टिमनीज वगैरह जो हैं उनको इसमें शामिल किया गया है फैक्ट्स वगैरह के तौर पर। और इस तरीके से क्रॉनिकल को सिर्फ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन बनाने की जगह एक रिच, एक लाइवली आपका कह सकते हैं डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार किया गया, जिसमें ज्यादा डिटेल में जो है चीजों को लिखा गया है, ज्यादा डिटेल में जो है चीजों को रिप्रोड्यूस किया गया, जिसकी मदद से 16वीं और 17वीं शताब्दी बहुत अच्छे से हमको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आती है। दिस वाज व्हाई दैट द टेक्स्ट अचीव्ड इट्स फाइनल फॉर्म ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू 5 रिविजन्स। तो अब इतना ध्यान से इसको बना के तैयार किया गया है, यही वजह थी कि आईन अकबरी को बनने में इतना ज्यादा वक्त लग गया, और इस पूरी किताब को फाइनल जो वर्जन दिया गया, पूरा जो फाइनल आपका
कह सकते हैं जो एकदम पूरा फाइनल जो वर्जन उसका निकल कर आया है, जिस रूप में आज हम उसको जानते हैं, उसके पहले इसके 5 बार जो है रिवीजन हुए थे, 5 बार इसको पढ़कर इसमें गलतियों को ठीक किया गया और सारी चीजें जो है करी गई। हालांकि इतना सब होने के बाद भी आईन अकबरी की अपनी कुछ दिक्कतें हैं, इसमें कुछ अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी हम लोगों को बात करनी है। तो अगर हम लोग एक सोर्स के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं एग्रेरियन हिस्ट्री को उस वक्त की अगर रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आईन अकबरी में कुछ समस्याएं हैं, आईन अकबरी में कुछ दिक्कतें हैं। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि आईन अकबरी जो है, ये आईन अकबरी में जो भी बातें लिखी गई हैं मुगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं, ठीक है जी। हाउएवर इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डिस्पाइट दिस लिमिटेशन आईन अकबरी हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस एज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। इस बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि सारी लिमिटेशंस होने के बाद भी आईन अकबरी की जो है कि अपनी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर बहुत रिलेवेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अब हालांकि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पे गलत देखने को मिलते हैं। अगर आप चीज़ों के जो रेट्स वगैरह थे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अगर आप पता करना चाहो कैसा क्या चलता था, तो वो आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि सिर्फ आगरा वगैरह के आसपास का जो है आपको हिसाब किताब देखने को मिलता है। कई सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो वाइटल है वो कुछ जगहों से तो कलेक्ट की गई है, मगर कई आपके सूबे वगैरह है वहां से कलेक्ट नहीं की गई, तो उसमें डिफेक्ट्स वगैरह है। मगर इस सबके बाद भी आपका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है। उसकी वजह यह है अकबर के टाइम पीरियड में खास तौर पर शासन किस तरह से चलाया जाता था, उस सारी जानकारी की एक तरीके से ये खान है या फिर एक खदान है। और ना सिर्फ ये अकबर के शासन प्रशासन के बारे में अपने को काफी कुछ बताती है, उस वक्त का समाज किस तरीके का था, उस वक्त की सोसाइटी किस तरीके की थी, उस वक्त की जो है व्यवस्थाएं किस तरीके की थी, उनके बारे में भी आपको एक अच्छी खासी जानकारी देखने के लिए मिलती है। द वेरियस इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड इन द टेक्स्ट हेल्प अस सिग्निफिकेंटली इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो अब यहां पर जो कई सारी इंफॉर्मेशन आपने कंपाइल करी है टेक्स्ट में, इसकी मदद से उस टाइम पीरियड के इतिहास का रिकंस्ट्रक्शन करने में हमको काफी ज्यादा जो है मदद मिलती है, काफी ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होती है किताब के तौर पर, और इसलिए आईन अकबरी जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट बना रहता है। इस तरीके से जो हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें हमसे पूछा गया है द विलेज पंचायत ड्यूरिंग द मुगल पीरियड रेगुलेटेड रूरल सोसाइटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मतलब ये कि आपका जो मुगल पीरियड था उस वक्त में आपकी जो विलेज पंचायत है ये रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करती थी या रेगुलेट करती थी। अब स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका जवाब ये बनेगा कि जो पंचायत और विलेज हेडमैन थे ये एक सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे आपकी रूरल सोसाइटी में। जो मुगल पीरियड का टाइम पीरियड गया है 16वीं और 17वीं शताब्दी का, इसमें हमको दिखता है कि गांव की जो पंचायत हुआ करती थी एक तो वो हो गई, और जो गांव का आपका जो हेडमैन हुआ करता था विलेज का, ये लोग एक बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑक्यूपाई किया करते थे, ये एक बहुत रेलिवेंट पोजीशन ऑक्यूपाई किया करते थे, ठीक है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे आपका रूरल सोसाइटीज वगैरह को रेगुलेट करने में। जनरली विलेज पंचायत जो है वो एक असेंबली हुआ करती थी आपके रिस्पेक्टेड एल्डर्स की, जिनका जमीन के ऊपर जो हेरिडेटरी राइट हुआ करता था। मतलब ये कि विलेज की पंचायत में कौन लोग आते थे, बड़े बूढ़े आते थे जिनकी गांव में इज्जत होती थी, और वो भी वो बड़े बूढ़े जिनके पास में अपनी जमीन है जो अपने बाद जो है अपनी दूसरी जो पीढ़ी है उसको ट्रांसफर कर सकें। यानी कि हेरिडेटरी राइट्स आपके पास में जमीन के ऊपर है। एक होता है कि शासन ने आपको जमीन कुछ वक्त के लिए दी है और उसके बाद में वो आपसे छीन सकता है, मगर एक है कि वो जमीन आपकी खुद की और आप अपने बाद वाला जो बच्चा है और उसके बाद इसको जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो अपने परिवार में अगर जमीन ट्रांसफर करने का राइट रखते हो, अगर आपके पास में हेरिडेटरी राइट्स हैं और आपकी अच्छी खासी इज्जत है गांव में, अगर उठना बैठना आप ठीक ठाक बड़े बुजुर्ग हैं, तो फिर उस हिसाब से जो है आपको पंचायत का जो है हेडमैन माना जाता था, या पंचायत का हेडमैन जो है वो डिक्लेयर किया जाता था या उसका पार्ट बनाया जाता था। एक चीज। दूसरा ये कि हर एक जो पंचायत है उसमें उसका जो हेड या उसको हेड करने के लिए उसको जो उस पर्टिकुलर पंचायत को के जो निर्णय वगैरह हैं उनको गाइड करने के लिए एक व्यक्ति हुआ करता था जिसको बोलते थे हेडमैन। और ये जो हेडमैन है इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो है मुकद्दम या फिर मंडल। तो हर एक पंचायत एक असेंबली हुआ करती थी एल्डर्स की, जिनके पास में हेरिडेटरी राइट्स होते थे, और इसको हेड कौन करता था, एक हेडमैन हेड करा करता था जिसका नाम मुकद्दम या फिर मंडल हुआ करता था। इस पोस्ट का नाम मुकद्दम या फिर मंडल हुआ करता था। अब हेडमैन कुड होल्ड हिज ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। अब ये जो हेडमैन है ये अपना ऑफिस तब तक होल्ड करता था जब तक गांव के जो ये बूढ़े बुजुर्ग जो पंच हैं आपके, ये जो विलेज के एल्डर्स वगैरह हैं, इनका उसमें विश्वास रहता था। जब तक उनको लगता था कि हाँ ये ठीक काम कर रहा है, तब तक
वक्त जो है वो इसको इसकी पोजीशन पर रहने देते थे, और जब इनको लगता था कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता था। अगर ये अपने एल्डर्स का कॉन्फिडेंस अगर लूज कर जाता था पंचायत के, तो फिर इसको अपनी पोजीशन छोड़ना पड़ती थी। पंचायत के अपने खुद के फंड्स हुआ करते थे, ये फंड्स वगैरह गांव से कलेक्ट किए जाते थे। हर एक जो व्यक्ति है अपनी क्षमता के अनुसार जो भी है आपका विलेजर्स वगैरह एक कॉमन फाइनेंशियल पूल हुआ करता था, या फिर एक इस तरह से कह सकते हैं चंदा वगैरह होता था, उसमें अपने पैसे वगैरह देता था, और उस सबकी मदद से पंचायत के अपने खुद के फंड्स वगैरह तैयार किए जाते थे। और जितने भी आपके पंचायत के एक्सपेंडिचर्स होते थे, जो भी पंचायत खर्चे वगैरह करती थी, वो सारा का सारा खर्चा इस फंड वगैरह से निकाला जाता था, इस फंड वगैरह से इसको लिया जाता था। अब इसके फंक्शंस की बात की जाए, अगर पंचायत के जो मेन या मेजर फंक्शन हुआ करते थे वो क्या क्या है, तो पहला तो ये कि गांव के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत के ऊपर आती थी। ऑल द फंक्शन सच एज सिक्योरिटी, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, प्राइमरी एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स of the moral and religious upliftment of the masses were performed by the पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी आपके फंक्शंस होते थे प्रशासन से रिलेटेड गांव में, वो सारे के सारे पंचायत करती थी। सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या आपका साफ सफाई की बात हो, प्राइमरी एजुकेशन देना हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आपका सिंचाई वगैरह का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, या फिर अगर आपको ये इंश्योर करना हो कि आपकी रिलीजियस अपलिफ्टमेंट जो है मासेस का हो सके, सारे के सारे काम वगैरह पंचायत किया करती थी, या पंचायत के माथे सारी जिम्मेदारी डाली गई थी। मगर इन सब चीजों के अलावा और जो इनके मेन फंक्शंस हुआ करते थे, ये सारे तो खैर फंक्शन थे ही थे, मगर जो मेन फंक्शन था जिसके ऊपर पंचायत फोकस करती थी, वो था टू कीप अकाउंट्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द विलेज। गांव में कितनी की इनकम हो रही है ओवरऑल पूरे गांव की, और कितना खर्चा हो रहा है, इसके हिसाब किताब या रिकॉर्ड्स वगैरह रखने की जिम्मेदारी इन लोगों की हुआ करती थी। और ये काम करने में इनकी मदद एक अकाउंटेंट किया करता था, जिसको पटवारी भी बोला जाता था। पंचायत अपना एक अकाउंटेंट भी रखती थी जिसको पटवारी बोलते थे, और पटवारी जो है वो मदद किया करता था इन लोगों की ये सारा का सारा हिसाब किताब रखने में। इसके अलावा मिडिवियल सोसाइटी की अगर बात की जाए, तो उस वक्त सामाजिक तौर पर, ये तो खैर आपका प्रशासनिक तौर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक बात हो गई, सामाजिक तौर पर ये एक और काम किया करते थे मिडिवियल इंडिया में पंचायत, वो था सोसाइटी को रेगुलेट किया करते थे। ऐसा करने के लिए लोग इंश्योर करते थे कि जितनी भी आपकी कम्युनिटीज वगैरह गांव में रह रही हैं, वो कास्ट की जो लिमिट्स वगैरह हैं या जो कास्ट लाइंस वगैरह हैं उनको फॉलो करें, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह ना हो, पहली चीज ये। दूसरा ये कि आपके जो कास्ट के नॉर्म्स वगैरह हैं उनका पालन किया जाए। ये सारी की सारी चीजें वगैरह जो है ये लोग करवाया करते थे। इसके अलावा ये देखना कि हर एक कास्ट का जो व्यक्ति है उसका उस कास्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस या नॉर्म्स के अनुसार जो है बिहेवियर है या नहीं, ये इंश्योर करवाना कि वो अपने उसी बिहेवियर के अनुसार अपना कंडक्ट वगैरह रखे, ये भी इन लोगों की जिम्मेदारी होती थी। अगर वो ऐसा नहीं करता था तो फिर वो उसको जो है गांव से निकाल देना या हुक्का पानी बंद कर देना, ये भी जो है ये काम किया करते थे। वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि ओवरसीइंग द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट वाज एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द विलेज हेडमैन और द मंडल। कि ये देखना कि भाई कास्ट वगैरह के खिलाफ ये लोग ना जा रहे हो, कास्ट वगैरह का वायलेशन ना कर रहे हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार जो है काम कर रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका हुआ करता था। इसके अलावा आपका एक तो कह रही विलेज पंचायत हो गई, एक पूरे गांव की पंचायत होती थी। इसके अलावा हर एक जाति की अपनी खुद की एक जाति पंचायत भी जो है हुआ करती थी। और जो जाति पंचायत है या फिर जो कास्ट पंचायत है, वो अपने मेंबर्स के राइट्स और इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करती थी, और अगर उनके खिलाफ कोई इंजस्टिस वगैरह हुआ करता था तो उसके खिलाफ में आवाज उठाया करती थी। ये सारे के सारे काम इन लोगों के होते थे। द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट कुड कंप्लेन टू देयर पंचायत इन केस द मेंबर ऑफ अ सुपीरियर कास्ट और स्टेट ऑफिशियल्स फोर्स देम टू पे टैक्सेस और टू परफॉर्म अनपेड लेबर। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति के साथ में कोई अगर आप कह सकते हैं नाइंसाफी वगैरह हो रही है, या फिर उसको लग रहा है कि उसके साथ में अन्याय वगैरह हो रहा है, तो फिर वो अपने जाति की जो पंचायत है उसमें इसकी कंप्लेंट वगैरह कर सकता था, और फिर जाति की पंचायत जो है ओवरऑल पंचायत में इसके बारे में बात करके कुछ आपका सोल्यूशन वगैरह निकाल सकती थी। अगर उसका सो कॉल्ड अपर या सुपीरियर कास्ट वगैरह का कोई शोषण कर रही है, या अगर कोई बिना मतलब में ऑफिसर्स वगैरह परेशान कर रहे हैं टैक्स वगैरह देने के लिए, उन सब चीजों में सब किया जाता था। विलेजर्स रिगार्डेड द विलेज पंचायत एज द कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड इंश्योर दैट द स्टेट कैरिड आउट इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन एंड गारंटीड जस्टिस। तो विलेजर्स भी इनफैक्ट इस बात को मानते थे कि आपका जो ये पंचायत है, बेसिकली गांव की पूरी पंचायत, जाति पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी गांव की पंचायत जो है वो एक कोर्ट ऑफ अपील है, और इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है ये इंश्योर करेंगे कि स्टेट जो है अपने मॉरल ऑब्लिगेशंस और गारंटीड जस्टिस वगैरह जो है उसको करेगा, और इनके साथ जो है न्याय वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत के जो डिसीजंस होते थे लोअर कास्ट और अगर आपका पीजेंट्स वगैरह के साथ में अगर किसी का कंफ्लिक्ट हो जाता था, स्टेट ऑफिशियल्स का हो गया
गया है, जमींदार का हो गया, बाकी सारी चीजें, अगर इस तरीके के आपके कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते थे, इसमें एक बात देखने को मिलती थी कि पंचायत के जो फैसले हैं वो केस टू केस वेरी करते थे। द डिसीजंस ऑफ द पंचायत इन रिलेशन टू द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लोअर कास्ट पीजेंट्स एंड स्टेट ऑफिशियल्स और लोअर जमींदार्स कुड वेरी फ्रॉम केस टू केस। समटाइम पंचायत सजेस्टेड टू कॉम्प्रोमाइज इन केसेस वेयर रिकंसिलिएशन फेल्ड, पीजेंट्स टुक देयर ओन डिसीजंस। तो ये भी एक चीज है, पंचायत की हर बार सुनी जाती थी ऐसा भी नहीं होता था। जनरली अब केस टू केस बेसिस पे आपके फैसले वगैरह जो हैं जो अलग अलग निकल कर आते थे। कभी किसी लोअर कास्ट वाले व्यक्ति के फेवर में फैसला दिया जाता था, जनरली आपका जो दूसरा बंदा है, जो स्टेट ऑफिशियल है या फिर जो आपका जमींदार है, जो भी अपर कास्ट वाला कोई अगर परेशान कर रहा है तो उसके फेवर में फैसला दे दिया जाता था। ये चीज जो है आपको देखने को मिलती थी। मैक्सिमम टाइम कोशिश ये रहती थी किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह जो है पहुंच जाए, विवाद वगैरह को खत्म करवा दिया जाए। अगर रिकंसिलिएशन फेल हो जाता था तो ऐसी कंडीशन में आपके जो किसान वगैरह या जो भी लोग हैं जिनके खिलाफ इस तरीके की चीजें की जा रही थी, वो अपने फैसले खुद लिया करते थे और जनरली फिर ऐसी कंडीशन में वो गांव को डेजर्ट कर देते थे, छोड़ के चले जाते थे और इस तरीके की चीजें वगैरह जो है होती थी। द पंचायत हैड द अथॉरिटी टू लेवाई फाइन्स एंड इन्फ्लिक्ट मोर सीरियस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट लाइक एक्सपल्शन फ्रॉम द कम्युनिटी। तो ये भी एक चीज है कि पंचायतों के पास में ये अथॉरिटी भी थी कि वो फाइन्स वगैरह लगा सकते थे और अगर इससे ज्यादा सीरियस पनिशमेंट वगैरह देने की बात आए तो आपको गांव से, जात बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था, गांव से बाहर कर दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि गांव में जिस व्यक्ति को आपने जो एक्सपल्शन किया है कम्युनिटी से या हुक्का पानी बंद किया है जिसका, वो व्यक्ति जो है उसको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और वो एक आउटकास्ट बन जाएगा एंड उसके पास में अब जो है अपना जो प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का अधिकार रहेगा, कम से कम उस गांव में अब वो उसके पास में अधिकार नहीं रह जाएगा। ये सारे मेजर्स इसलिए लिए जाते रहे ताकि कास्ट का वायलेशन ना हो सके, कास्ट के वायलेशन वगैरह को जो है रोका जा सके। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें कर ये जो हमारा सवाल का शुरुआती पॉइंट था, ये इंश्योर किया जाता था कि जो आपकी कास्ट है, आपकी जो ये जो पंचायत है, ये आपकी रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन सारी बातों को देखकर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो आपकी पंचायत वगैरह है वो आपकी जो पंचायत वगैरह है वो सोसाइटी को मुगल इंडिया या फिर मुगल टाइम पीरियड में जो इंडिया हुआ करता था उसमें कंट्रोल किया करती थी। तो इसी के साथ में अपने जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब सेक्शन ए अपना खत्म हो गया है, सेक्शन ई अपना खत्म हो गया और सेक्शन सी अपना खत्म हो गया। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आपकी चॉइस है, आप सेक्शन डी पहले करना चाहते हैं या सेक्शन बी पहले करना चाहते हैं, जैसा आपका मन है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो कोई अगर सेक्शन बी के साथ जाना चाहता है कोई इशू नहीं है, उसके बाद आप सेक्शन डी कर लीजिएगा। कोई सेक्शन डी करके फिर सेक्शन बी के साथ में जाना चाहता है तो भी कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर लीजिएगा। मैं अगर सेक्शन डी के साथ में जाना पसंद करता हूं तो मैं इसके बाद में आप सेक्शन नंबर डी सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह जो है उनको देखेंगे। चले देखते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह को। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यानी कि पहले हमको ये सोर्स पढ़ना है और उसके बाद में फिर जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब अब हम लोगों को देना है, ठीक है जी। तो जो हेडिंग है सोर्स की वो है द आइन ऑन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। आइन किसका शॉर्ट फॉर्म है? आइन अकबरी का। तो आइन अकबरी में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बातचीत की गई है, उस पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में जो भी बातचीत या जो भी उसमें कंटेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसमें से इस एक्सेप्ट को बनाया गया और वहाँ से जो है ये पूछा गया, अब इसको पढ़ना है, उसके ऊपर फिर अपने को जवाब देना है। लेट हिम ब्रैकेट में द अमील गुजर नॉट मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओनली इन कैश बट ऑल्सो इन काइंड। मतलब ये कि जो अमील गुजर है जिसका काम रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह करना है, उसको ये प्रैक्टिस मत बनाने दो कि टैक्स वगैरह या रेवेन्यू जो है वो सिर्फ कैश में ही कलेक्ट करे, मगर काइंड में भी जो है वो ले लिया करे। यानी कि अगर सामने वाले के पास में देने के लिए कैश नहीं है तो कैश के इक्विवेलेंट में जितना अनाज बनता है उतना अनाज ले ले या कोई दूसरी चीज़ इस तरीके से। तो ये एक चीज़ है, लेट हिम द अमील गुजर नॉट मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओनली इन कैश बट ऑल्सो इन काइंड। द लैटर इज इफेक्टेड इन सेवरल वेज। First, kankut, that is, in the Hindi language, kan signifies grain and kut estimates. If any doubts arise, the crop should be cut and estimated in 3 lots, the good, the middling and the inferior, and the hesitation should be removed. मतलब अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि अमील गुजर जो है वो एक प्रैक्टिस बनाए कि सिर्फ अगर कैश में ही जो है रेवेन्यू कलेक्ट ना करे, अगर कहीं पे नहीं हो पाता है कैश में तो काइंड में भी कलेक्ट कर सकता है।
और काइंड में जो कैश कलेक्ट करना है, यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह अगर पैसा नहीं दे पा रहा जो सामने वाला, तो उसके फिर जितना उसका रेवेन्यू बनता है उसके इक्विवेलेंट में आपको कैश उतने इक्विवेलेंट में जो है आपको क्रॉप वगैरह कलेक्ट कर लेना है। तो वो किस तरीके से किया जाएगा, उसके कई सारे मेथड्स वगैरह भी बताए गए हैं। पहला तरीका जो बताया गया है वो है कनकूट का मेथड। कनकूट में जो कन शब्द है हिंदी में, इसका मतलब बनता है ग्रेन और कूट का मतलब बनता है एस्टीमेट, मतलब ग्रेन की का एस्टीमेट लगाना, उसको कनकूट बोला जाता है। अगर कोई डाउट अराइज करता है, इफ एनी डाउट अराइज द क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेटेड इन 3 लॉट्स, मतलब ये कि आपने एक तो पैसा देना था, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे तो फिर उसके बदले में आप जो है अनाज दोगे, जितना आपका रेवेन्यू बनता है, जितना आपको पैसा देना था उसके एवज में आप अनाज दोगे। अब कितना अनाज देना पड़ेगा आपके पैसे के बदले में, अगर इसको लेकर कोई अगर डाउट उठता है तो फिर आपने करना यह है कि आपका जो सारा अनाज है उसको काटना है और उसको काटकर उसके 3 हिस्से बनाने हैं। पहला सबसे बढ़िया क्वालिटी का अनाज, दूसरा मिडिल क्वालिटी का या एवरेज सो एंड सो क्वालिटी का अनाज, और तीसरा होता है आपका एकदम इंफीरियर क्वालिटी का अनाज। और ये जब करने के बाद में आपका हेजिटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर जो अच्छी क्वालिटी का अनाज है उसके एवरेज उसका कितना इक्विवेलेंस बनता है, या तो आप वो ले लो या फिर दूसरे अनाज वगैरह का क्या इक्विवेलेंस बनता है, जो कैश वगैरह देना था उसके बराबर में आप वो ले लो। ऑफन टू द लैंड टेकन बाय अप्रेजमेंट गिव्स अस अ सफिशिएंट एक्यूरेट रिटर्न। कई बार ये भी है कि ज़मीन वगैरह जो है अप्रेजमेंट के तहत जो आप लेते हो उससे भी आपको एक सफिशिएंट एक्यूरेट रिटर्न जो है मिल जाता है। दूसरा तरीका होता है बटाई का, जिसको साथ ही साथ भावली भी बोला जाता है। द क्रॉप्स आर रीप्ड एंड स्टैक्ड एंड डिवाइडेड बाय एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि सबसे पहले तो आपका जो अनाज है उसको काट कर जो आपकी पार्टीज वगैरह हैं, यानी कि जिनको टैक्स वगैरह देना है, जिनको कलेक्ट करना है, उनके प्रेजेंस में जो है क्रॉप को डिवाइड किया जाता है। बट इन दिस केस सेवरल इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज द इविल माइंडेड एंड फॉल्स आर गिवन टू डिसेप्शन। मगर यहां पर आपको थोड़े बुद्धिमान इंस्पेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर जो लोग आपका चालाकी करने वाले या मक्कारी करने वाले लोग हैं वो फॉल्स डिसेप्शन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तीसरा होता है खेत बटाई, व्हेन दे डिवाइड द फील्ड्स आफ्टर दे आर सोन। फोर्थली, खेत बटाई में ये होता है कि आप खेत का एक हिस्सा जो है उसी को डिवाइड कर दे, आप खेत का एक के हिस्से जो है डिवाइड कर देते हो और एक सर्टेन हिस्सा जो है आपका डिमार्केट कर देते हो कि इसमें जितना क्रॉप होगा भाई वो सारा का सारा क्रॉप जो है आपका रेवेन्यू के एवज में आपको काइंड में पे करना पड़ेगा, या इतना इतना जो क्रॉप है वो कटकर आपके टैक्स के रूप में जो है शासन प्रशासन ले जाएगा। तीसरा तो ये तरीका बताया खेत बटाई का। चौथा लैंड बटाई, आफ्टर कटिंग द ग्रेन दे फॉर्म इट इन द हीप्स एंड डिवाइड इट अमंग देमसेल्फ एंड ईच टेक्स ए शेयर होम एंड टर्न्स इट टू प्रॉफिट। यानी कि चौथा जो है लांग बटाई का, इसमें यह है कि आप पूरा का पूरा अपना जो ग्रेन वगैरह है इसको काट लीजिए और उसके बाद में इसके हीप्स बनाइए और उसके बाद में उसको डिवीजन वगैरह कर लीजिए और उसके बाद अपना अपना हिस्सा जो है ले जाइए। तो ये कुल मिलाकर आपको ये बताया गया है कि अगर कैश नहीं पे किया जा रहा, अगर आप काइंड में पे कर रहे हो, तो काइंड में जब पे किया जाता है, जब काइंड में पे किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में क्रॉप्स वगैरह जो आप लोगे उनका किस तरीके से किस तरीके से जो है कलेक्शन वगैरह किया जा सकता है रेवेन्यू के एवज में, ये सारी चीज़ अपन ने इसमें देखी है। अब इसके सवाल वगैरह देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। एक्सप्लेन द कनकूट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। पहला जो क्वेश्चन आया है वो यह है कि आपको जो कनकूट सिस्टम है लैंड रेवेन्यू का वो बताना है। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन आपको कनकूट की दी गई है उसी के साथ में हम लोग शुरू करेंगे कि भाई जो कनकूट शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर या 2 टर्म से मिलकर बना है। पहला है कन, जिसका मतलब होता है ग्रेन, और दूसरा है कूट, जिसका मतलब होता है एस्टीमेट, यानी कि आपका ग्रेन का एस्टीमेट लगाना, उसको हम लोग कनकूट बोलते हैं। इफ एनी डाउट अराइज द क्रॉप्स वेर कट एंड एस्टिमेटेड इन 3 लॉट्स, द गुड, द मिडलिंग एंड द इंफीरियर। अब अगर ये डाउट उठता है कि कितना अनाज जो है आपको उठाना है रेवेन्यू के बदले में, इसको लेके कोई डाउट उठता है तो फिर अनाज वगैरह की जो फसल है उसको, या जो फसल वगैरह है उसे काट कर 3 हिस्से किए जाते हैं अनाज के, सबसे अच्छी क्वालिटी का, मिडिल क्वालिटी का और इंफीरियर क्वालिटी का, और उसके बाद में फिर जो है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कितना कितना अनाज जो है लेना है रेवेन्यू वगैरह के बदले में। द पीजन कुड गिव बैक टैक्स इन काइंड नॉट इन कैश। तो यहां पर अब यह है कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आप कैश नहीं पे करने की स्थिति में है, तो काइंड में फिर आप इसकी मदद से आप अच्छी क्वालिटी का जितना अनाज बनता है आपके रेवेन्यू के इक्विवेलेंस में, या तो वो दे दो, बुरी क्वालिटी का दे दो, मिडिल क्वालिटी का दे दो, या तीनों के कॉम्बिनेशन के रूप में दे दो, जैसा भी आपको ठीक लगता है, और इस तरीके से जो है काइंड में आपका रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वाज द लैंड रेवेन्यू असेस्ड इन द केस ऑफ बटाई और भावली। आपका बटाई या भावली के केस में जो लैंड रेवेन्यू है उसका असेसमेंट कैसे होता था। इन द केस ऑफ बटाई और भावली द क्रॉप्स आर रीप्ड एंड स्टैक्ड एंड डिवाइडेड बाय एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज। मतलब ये कि बटाई या भावली के केस में आपका जो भी आपका अनाज वगैरह है उसको काट कर इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद में उसका जो भी आपका बंटवारा होना है आपके पार्टीज
उसकी प्रेजेंस में होता था। मगर यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर्स की जरूरत पड़ती थी, नहीं तो पता चला कि जो आदमी बंटवारा करवा रहा है वो इविल माइंडेड है, वो कोई, क्योंकि किसान ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे तो उनके साथ में जो है वो फिर अन्याय वगैरह करे या डिसेप्शन वगैरह करे। उस तरीके की चीजों को हटाने के लिए आपको इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर्स की जरूरत पड़ती थी। चलें अगला क्वेश्चन, What do you think that the land revenue system of Mughals was flexible? अगला क्वेश्चन जो है, Do you think that the land revenue system of the Mughals was flexible? क्या आप ये मानते हैं कि मुगल्स का जो ये लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था ये फ्लेक्सिबल है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये बात तो है कि आपका जो मुगल्स के टाइम पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल था। 4 तरीके के रेवेन्यू सिस्टम जो थे वो इस्तेमाल में थे, जिसकी मदद से रेवेन्यू आसानी से कलेक्ट किया जा सकता था। सामने वाला चाहे, इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि सामने वाला चाहे तो कैश में पे कर दे या फिर सामने वाला चाहे तो काइंड में पे कर दे, जैसा उसे ठीक लगे उस तरीके से वो जो है अपना पैसा वगैरह पे कर सकता है। ये आप इस तरीके से जवाब जो है इसको देकर खत्म कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो पैराग्राफ है, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स अंडर अकबर। अकबर के राज में या फिर अकबर का जब रायन था, अकबर का जब रूल था, उस वक्त में जमीनों का बंटवारा या क्लासिफिकेशन कैसे होता था उसको हम लोग देखेंगे। द फॉलोइंग इज अ लिस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आइन। मतलब आईन अकबरी में आपको एक जगह पे बताया गया है कि किस तरीके से जमीनों का क्लासिफिकेशन किया जाता था। उसके बारे में एनसीईआरटी में जो एक एक्सेप्ट जो आपका पैराग्राफ वगैरह है, जो डिस्क्रिप्शन है, वहां से इसको उठाया गया और ये सोर्स बनाया गया। द एम्परर अकबर इन हिज प्रोफाउंड सैगैसिटी क्लासिफाइड द लैंड्स एंड फिक्स्ड द डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच। यानी कि अकबर ने जो है अपनी बुद्धि के हिसाब से जमीनों के कुछ आपके कैटेगरीज वगैरह बनाए और हर एक जो जमीन की कैटेगरी है उसके लिए रेवेन्यू वगैरह जो उस पर्टिकुलर जमीन का है उस कैटेगरी ऑफ जमीन का मालिक पे करेगा उसको डिसाइड किया। पहला जो कैटेगरी थी वो थी पोलज। पोलज इज अ लैंड विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज नेवर अलाउड टू लाई फैलो। मतलब ये कि वो जमीन जिस पर साल भर खेती होती है या फिर आपके जो 2 सीजन आते हैं, रबी की फसल और आपकी खरीफ की फसल, दोनों फसलें निकाली जाती हैं और साल का मैक्सिमम हिस्सा जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उगता रहता है। इस तरीके और जनरली जमीन को जो है आपका खाली नहीं छोड़ा जाता। इस तरीके की जमीन को बोला पोलज, पहला। दूसरा परौती। परौती इज द लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। दूसरी कैटेगरी ऑफ लैंड क्या बोली गई, वो वाली जमीन जिसमें एक बार आपने खेती कर ली उसके बाद में उसको कुछ वक्त तक के लिए आपने जो है खाली छोड़ दिया, उसके हाल पर छोड़ दिया ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर ले, ताकि उसके ऊपर फिर से खेती हो सके। तीसरी जो कैटेगरी बताई गई वो थी चहार या कहार। चहार इज अ लैंड या कहार इज अ लैंड दैट हैज लेड फैलो फॉर 3 और 4 ईयर। मतलब ये कि अगर एक ऐसी जमीन की कैटेगरी है जो 3 से 4 साल तक के लिए खाली पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई खेती नहीं हुई और 3 से 4 साल पहले खेती हुई थी और 3 से 4 साल बाद आपने खाली रखने के बाद आपने फिर उस पर खेती शुरू कर दी, तो इस तरीके की जमीन की कैटेगरी को कहार बोला जाता है। लास्ट कैटेगरी आती है बंजर। बंजर इज लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स एंड मोर। यानी कि एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर 5 साल या 5 साल से ज्यादा वक्त तक खेती नहीं हुई है, जिसको एकदम अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, इस तरीके की जमीन को क्या बोला गया है, बंजर बोला गया। ऑफ द फर्स्ट 2 काइंड ऑफ लैंड्स देयर आर 3 क्लासेस, गुड, मिडलिंग एंड बैड। अब ये जो पहली 2 क्लासेस हैं, यानी कि पोलज हो गई और परौती हो गई, इन दोनों जमीनों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला क्या है आपका गुड, मिडलिंग एंड बैड। मतलब ये कि आपकी जो पोलज कैटेगरी की जमीन है या तो अच्छी क्वालिटी की पोलज है, मिडिल क्वालिटी की पोलज है या फिर बैड क्वालिटी की पोलज है, और यही बात परौती पे भी लागू होती है। दे ऐड टुगेदर द प्रोड्यूस ऑफ ईच सॉर्ट एंड द थर्ड ऑफ इट रिप्रेजेंट्स द मीडियम प्रोड्यूस। अब ये लोग करते क्या थे कि जमीन में आपके पास में कोई जमीन है और लेट से वो पोलज है या परौती है, और तो फिर वो ये देखते थे कि अच्छी पोलज कौन सी है, इसमें से मिडिल पोलज कौन सी है और एकदम सबसे आपका परौती कौन सी है। अब तीनों में जो आपका रेवेन्यू, आप तीनों में जो आपका क्रॉप हुआ है उसको ऐड कर फिर 3 से डिवाइड किया उसको जो है ऐड किया जाता था, और इस पर्टिकुलर ये जो आपका ऐड कर जो भी आपका निकल कर आया इसको 3 से डिवाइड किया जाता था या फिर इसका 1/3 कैलकुलेट किया जाता था। अब ये जो 1/3 कैलकुलेट किया जाता था आपके प्रोड्यूस वगैरह के ऊपर, वो बेसिकली मीडियम प्रोड्यूस, उसको मीडियम प्रोड्यूस कहा जाता था और इसको रॉयल ड्यूज की कैटेगरी में रखा जाता था। मतलब इतना अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट जो है आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये जो है इसकी कुछ कंडीशन वगैरह थी। तो अब ये पर्टिकुलर आपका पैराग्राफ हो गया। अब आपसे सवाल पूछा गया इसके ऊपर, पहला कि एक्सप्लेन
एक्सप्लेन ब्रीफली द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स बाय अकबर। तो चारों आपकी जो लैंड्स हैं इनका नाम लिखकर इनका आपने डेफिनेशन उतार देनी है, आपका जवाब पूरा हो जाएगा कि अकबर ने जमीन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पोलज, परौती, कहार और बंजर। पोलज मतलब जो इस पर साल भर खेती होती है, द लैंड विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज नेवर अलाउड टू लाई फैलो। परौती वो जमीन है जिसको कल्टीवेशन से के लिए कुछ एक बार कल्टीवेट कर कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ या फिर अपनी फर्टिलिटी फिर से रिकवर कर ले। तीसरी आपकी चाहार है, ये वो जमीन है जिसको 3-4 साल तक के लिए आपने जो है खाली छोड़ दिया। और चौथा आपकी बंजर है, बंजर वो जमीन है जो 5 साल या 5 साल से ज्यादा तक कल्टीवेट नहीं हुई है। ये जो है आपका कैटेगरी कहलाती है। अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लैंड थी जिनको अकबर ने क्लासिफाई किया था। अगला, हाउ द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ लैंड्स। अब अपने को यह बताना है कि जो पहली 2 कैटेगरी है लैंड्स की, उनके लिए रेवेन्यू किस तरह से फिक्स किया जाता था, पोलज और परौती के लिए। तो अभी अपन ने बात करी है कि हम लोग करते ये थे कि पहले आपकी जमीन जो है उसको 2 ये जो भी आपकी जमीन है, पोलज हो गई या परौती हो गई, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे अच्छी मिडिल की लैंड और सबसे खराब लैंड, या फिर गुड, मिडलिंग एंड बैड। उसके बाद में यह किया कि हर एक जमीन के टुकड़े से, गुड पोलज से या गुड परौती से, मिडलिंग पोलज से या मिडलिंग परौती से, एंड बैड पोलज से या बैड परौती से, जो भी आपको जो है प्रोड्यूस वगैरह मिला है, जितना भी अनाज वगैरह मिला है, सबको ऐड किया जाता था और उसका फिर 1/3 किया जाता था। ये 1/3 जो है मीडियम या फिर एवरेज प्रोड्यूस जो है वो रिप्रेजेंट करता था। और इस 1/3 का जो 1/3 पार्ट ऑफ विच इज एक्सट्रैक्टेड एज द रॉयल ड्यूज, और ये जो है आपका रॉयल ड्यूज के रूप में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था। इसको जो है टैक्स वगैरह के रूप में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट सम अदर वे एज यू फील बेटर। इसके अलावा अगर आपका जो ये पोलज, परौती और ये सारा क्लासिफिकेशन जो किया है, इसके अलावा अगर कोई और तरीका जो आपको ठीक लगता है लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन के लिए, उसके बारे में बात करनी है, अपनी तरफ से सजेस्ट करना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कंकूड का एक मेथड जो है वो ज्यादा बेटर तरीका हो सकता था। कंकूड में बेसिकली 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, जिसमें कन का मतलब ग्रेन होता है और कूड का मतलब एस्टिमेट होता है। इसमें आपका सारा क्रॉप वगैरह जो है इकट्ठा कर उसकी 3 कैटेगरी बनाई जाती है, गुड, मिडलिंग एंड इंफीरियर। और इसमें से फिर जो है आप जो भी आपका एवरेज बनता है, या तो पूरा का पूरा गुड क्रॉप में दे दो, मिडलिंग में दे दो, इंफीरियर में दे दो, गुड, मिडलिंग एंड इंफीरियर के कॉम्बिनेशन में दे दो, उसका जो भी 1/3 बनता है आप उसको इस तरीके से कैश में नहीं आप पे कर पा रहे हो तो काइंड में इस तरीके से अपना देकर अपना रेवेन्यू वगैरह पे कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें हम लोग जो पैराग्राफ देखेंगे उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हेडिंग है द स्प्रेड ऑफ टोबैको। तमाकू का जो स्प्रेड हुआ था, तमाकू से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने बातचीत पढ़ी थी उसके बारे में ये वहां से जो है पैराग्राफ उठा के सोर्स बनाया गया। दिस प्लांट विच अराइव्ड फर्स्ट इन डेक्कन स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब ये कि जो तमाकू है या तमाकू का जो पौधा है सबसे पहले दक्कन के इलाके में आया था, जो आज का हैदराबाद वगैरह का पोर्शन है नीचे की तरफ में डेक्कन, वहाँ पर ये इलाका वहाँ पर जो है सबसे पहले ये तमाकू या तमाकू का पौधा या प्लांट वगैरह जो है पहुंचा और वहाँ से धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में वक्त के साथ में फैलता चला गया। 17वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में यानी कि 1610, 1620, 1630 के वक्त में ये पौधा जो है इंडिया के नॉर्थ के इलाकों में फैल गया। द आइन का मतलब क्या? आइन अकबरी। द आइन डज नॉट मेंशन टोबैको इन द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स इन नॉर्थन इंडिया। आइन अकबरी को उठाकर देखोगे तो इसमें आपको ये लिस्ट भी देखने को मिलती है कि नॉर्थ में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती थी, उसमें आपका जो तमाकू है उसका जिक्र आपको देखने को नहीं मिलता था। अकबर एंड हिज नोबल्स केम अक्रॉस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604। अकबर और उसके जो नोबल्स थे उनको सबसे पहले तमाकू के बारे में कब पता चला? 1604 में, या 1604 में उनको तमाकू सबसे पहले पता चली। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी तो, और आईने अकबरी 1598 तक लिख के खत्म कर दी गई थी, इसलिए आईने अकबरी में जो है तमाकू का जिक्र आपको नहीं देखने को मिलता। एट दिस टाइम स्मोकिंग तमाकू इन हुक्काज एंड चिलम सीम टू हैव कॉट ऑन इन अ बिग वे। तो जिस तरीके से आज की तारीख में अपने को पता है कि सेल्फी लेने का पागलपन लोगों पे चढ़ा हुआ है, वो अजीब अजीब से मुंह बना के लोग सेल्फियां खींचते हैं, एकदम से बुखार सा सबको आया हुआ है। लगभग उसी तरीके का क्रेज उस वक्त में जो है तमाकू को लेकर लोगों को चढ़ गया था। जो आपके इलीट्स हुआ करते थे, हुक्के के रूप में या चिलम के रूप में लोग जो है तमाकू पीते थे, खूब हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे लोग, एकदम फैंसी तरीके से उन्होंने जो है इस चीज को अडॉप्ट कर लिया। जहांगीर वॉज सो कंसर्न अबाउट इट्स एडिक्शन दैट ही बैंड इट। अब अकबर के बाद में जहांगीर का जब शासन आया और जहांगीर के शासन तक जब ये पूरा का पूरा ये जो हुक्का पीने की ये जो प्रथा थी खूब फैल गई, तो लोगों को एक बात समझ में आ गई कि इसका एडिक्शन होता है, इसकी तलब लग जाती है, इसकी जो है लत पड़ जाती है, इसकी रह के फिर तलब उठती है। तो जहांगीर को जब पता चला या जहांगीर को जब समझ में आया कि भाई इसका एडिक्शन होता है और इसकी फिर तलब उठती है, लोगों का दिमाग खराब होने लगते हैं वो सारी चीजें, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसने जो है इसको पूरी तरीके से बैन करवा दिया। जहांगीर ने जो है ये बोला कि भैया तमाकू वगैरह का जो है कंजम्पशन या फिर बनाना जो है बैन है।
This was totally ineffective because by the end of the 17th century, tobacco has become a major article of consumption, cultivation and trade all over India. मगर ये जो बैन लगाया था इसका कोई मतलब नहीं निकला। उसकी वजह ये थी कि 17वीं शताब्दी खत्म होते होते यानी कि 1690s या 1700s आते आते तंबाकू जो है वो नॉर्थ इंडिया में एक मेजर क्रॉप बन गया। उसका बड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्शन हो रहा था, कंजम्पशन हो रहा था, बड़ी मात्रा में उसका ट्रेड हो रहा था पूरे हिंदुस्तान में। नॉर्थ के इलाके में बड़ी मात्रा में उसको उगाया जा रहा था, साउथ में उगा रहे थे, ईस्ट में वेस्ट में लोग खूब हुक्के गुड़गुड़ा रहे थे, वो सारी चीजें। तो जहांगीर के इस बैन का कोई मतलब नहीं निकला। अब ये जो है आपका पैराग्राफ है। अब पहला सवाल, Why does आइन does not mention tobacco in the list of crops of northern India? तो आईने अकबरी जो है वो तंबाकू को नॉर्थ इंडिया के जो क्रॉप्स हैं उनमें मेंशन क्यों नहीं करती? इसकी वजह है, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो आईने अकबरी है वो 1598 तक लिखकर खत्म कर दी गई थी और ये जो क्रॉप है नॉर्थन इंडिया में 16th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में फैला है। अकबर को खुद जो है 1604 में इसके बारे में पता चला था। तो जब ये किताब 1598 में या 1598 में लिख के खत्म कर दी गई है और ये क्रॉप जो है तब उस वक्त नॉर्थ इंडिया में आया ही आया है, बादशाह को खुद 1604 में इसके बारे में पता चल रहा है, तो फिर इसका जिक्र इसके पहले लिखी गई किताब में कैसे हो सकता है, कैसे आपको देखने को मिल सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस वक्त आईने, इसका जवाब क्या बनेगा, जिस वक्त आईने अकबरी लिखी गई थी उस वक्त ये क्रॉप नॉर्थ इंडिया में उतना फेमस नहीं हुआ था, तो इसलिए इसका जिक्र वहां पर मेजर क्रॉप के रूप में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाई जहांगीर बैंड कंजम्पशन ऑफ टोबैको? तो जहांगीर ने तंबाकू का कंजम्पशन इसलिए बंद करवाया था क्योंकि उसको कंसर्न था इस बात को लेके कि लोगों को इसका एडिक्शन हो जाता है और एडिक्शन के बाद में फिर लत बहुत बुरी चीज होती है। ये आज के लोग भी जानते हैं, तब के लोग भी जानते थे। तो जहांगीर ने इसका कंजम्पशन बैन करवा दिया था। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं निकला अल्टीमेटली, फिर लोगों ने वही था जिनको करना था उन्होंने करा ही करा। और तंबाकू जो है आपका 17th सेंचुरी खत्म होते होते हिंदुस्तान के नॉर्थ में या साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में एक मेजर क्रॉप बन गया। इसका कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ट्रेड काफ़ी मात्रा में होने लगा। यहाँ से एक बात और निकल कर आती है कि जहांगीर का कंजम्पशन, ये जो तंबाकू बैन करने का जो ये फैसला था क्यों नहीं चल पाया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हिंदुस्तान के लोगों को अगर आप ये बोल दोगे कि भैया अगर तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा, तो वो लोग ये देखने के लिए निकल कर आएंगे कि हाथी कितना बड़ा है। इस तरीके का हम लोगों का स्वभाव है। तो किसी चीज़ को अगर आप बैन करोगे तो जिस चीज़ को बैन करोगे उसको लेके क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और क्यूरियोसिटी के चलते जो लोग शायद ना भी कंज्यूम करते हैं उन्होंने भी एक दो बार करके देखने में कोई बुराई नहीं समझी और फिर लत वगैरह उसकी लग जाती है और कंजम्पशन फिर उसका करना आपकी मजबूरी बन जाती है। वो सारी चीज़ें हैं। तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये मुनादी पिटवा दो, घर से बाहर निकले तुम्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा के मरवा देंगे। लोग ये देखने के लिए बाहर निकलेंगे हाथी कितना बड़ा है, किस रंग का है, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। जहांगीर के इस बैन के साथ में भी लगभग यही बात थी। ये इसलिए इफेक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि आपका लोग बाग जो थे उन्होंने फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको ट्राई करना शुरू कर दिया। जो गरीब तबका था उसने भी सोचा कि एक बार टेस्ट तो कर देखें क्या भला है, जो बादशाह ने इसको बैन कर रखा है। तो फिर वो बैन पूरी तरह से इनफेक्टिव हो गया। मगर इसको आपका बैन करवाने की वजह क्या थी? इसका एडिक्शन, उसको लेकर वो कंसर्न था। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि उसने इसको बैन करवाया बिकॉज ऑफ हिज कंसर्न अबाउट इट्स एडिक्शन। ठीक है जी, ये अपने सवाल का जवाब बन जाएगा। इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, इस तरीके से जो है इसका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ टोबैको स्प्रेड सो वाइडली इन इंडिया? अब तंबाकू का यूज एंड कंजम्पशन जो है वो इतना ज़्यादा वाइडली क्यों फैला? इसकी देखिए सबसे पहली वजह तो ये है कि तंबाकू अगर आप लेते हो तो तंबाकू में निकोटिन होता है। निकोटिन वगैरह लेने के चलते आपको जो है कुछ वक्त के लिए अच्छा लगता है, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो पहला तो ये इसका एडिक्टिव नेचर था। पहली चीज। दूसरा यह है
हुक्का और चिलम जो है वो लोगों को इसकी एकदम से क्रेज लग गया, लोगों को मजा आने लगा हुक्का गुड़गुड़ाने में। जिस तरह से आज की तारीख में बाबू सोना बड़े अजीब अजीब से मुंह बना बना के सेल्फियां खींचते हैं, लगभग उसी तरीके से हुक्का गुड़गुड़ाना उस वक्त का जो है फैशन बन गया था और इसके चलते फिर एडिक्शन हो जाता था। तो ये दो वजूहत, एक तो आपका एडिक्शन का और इसके चलते लोगों का जो है इसकी लत लग जाती थी, दूसरा हुक्का गुड़गुड़ाना और ये सारी चीज़ों का क्रेज जो है बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया था। तो इस तरीके से अपना सेक्शन डी का तीसरा सवाल भी खत्म होता है। अब हम लोगों ने सेक्शन नंबर ए जो है वो पूरा खत्म कर दिया, इसके 21 नंबर हमारे पक्के हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद सेक्शन ई, उसके 5 नंबर हमने पक्के कर लिए। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी के 24 में से मैक्सिमम मार्क्स हमारे निकल सकें, इस बात को हम लोगों ने इंश्योर किया और मैं मानकर चल रहा हूँ 20-21 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं गए, इतना इतना आप स्कोर कर ही लोगे। उसके बाद में अपने सेक्शन डी हम लोगों ने सॉल्व किया। सेक्शन डी 12 मार्क्स का है, मगर इस 12 मार्क्स में से भी अगर एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देगा तो कुछ नहीं तो कम से कम 10, 10.5, 11 मार्क्स तक तो अपने आ ही जाएंगे। अब आखिरी सेक्शन की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर बी। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। 18 नंबर लगे हुए हैं दाव पे, फिर वही बात कि पूरे पूरे मार्क्स नहीं मिलने, तो अपनी कोशिश रहनी चाहिए कि अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो 15, 16 इतना अपन मिनिमम टारगेट लेकर चलेंगे। इस तरह से लिखना है कि कम से कम इतने इतने मार्क्स जो है अपने को मिल सकें, या फिर मिनिमम से मिनिमम जो है 14 मार्क्स, इससे कम जो है अपने ना जाएं। इस तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के साथ में अपने लास्ट सेक्शन की तरफ में बढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा इस तरीके से अगर आप करते हैं, मैं तो खैर आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं तो थोड़ा वक्त ज़्यादा भी लग सकता है, मगर आप इस तरह से चलें तो आप नोटिस करेंगे 2 घंटा मैक्स टू मैक्स आपको भी इस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुँचने में लगेगा। और उसके बाद भी आपके पास में काफ़ी वक्त बचा रहेगा जिसमें आप अपना आखिरी सेक्शन खत्म कर सकें, एंड फिर उसके बाद में भी काफ़ी वक्त बचा रहेगा जिसमें आप बैठकर अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें, रिव्यू कर सकें। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की कैटेगरी पे हम लोग पहुंच गए। अब शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखना शुरू करेंगे। चले देखते हैं सर। तो जो हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में वो है, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द मुगल्स टू क्रिएट द रेवेन्यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस। मतलब ये रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन के लिए जो पूरा प्रशासनिक एपरेटस तैयार किया गया था, पूरी एक जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई गई थी जिनका काम ही यह है कि आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो उस पर्टिकुलर मशीनरी को बनाने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मुगल्स ने लिए थे, अब उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। तो जवाब हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि मुगल्स ने जो है रेवेन्यू को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस इन तरीकों की मदद से बनाकर तैयार किया। पहला, द ऑफिस दैट इज दफ्तर ऑफ द दीवान वाज रिस्पांसिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिस्कल सिस्टम ऑफ द अंपायर। सबसे हाईएस्ट ऑफिस के तौर पर एक ऑफिस बनाया जिसका नाम रखा गया दीवान, और दीवान की जिम्मेदारी यह थी कि वो अंपायर के फिस्कल सिस्टम का सुपरवाइज करेगा। ठीक है। दूसरा, द रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड रिकॉर्ड कीपर्स पेनिट्रेटेड द एग्रीकल्चरल डोमेन एंड बिकेम डिसाइसिव एजेंट इन शेयरिंग एग्रेरियन रिलेशनशिप्स। दूसरा काम क्या किया गया, आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह थे जो दीवान के नीचे काम करते थे और जो रिकॉर्ड कीपर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके एग्रीकल्चरल डोमेन में जो है एंटर कर गए। मतलब ग्रास रूट लेवल पर किसानों के साथ में जो आपका डीलिंग वगैरह करनी थी, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह, एस्टीमेट और सारी की सारी चीजें, इसमें ये लोग लग गए और ये डिसाइसिव एजेंट बन गए एग्रेरियन रिलेशनशिप्स वगैरह को शेप करने में कि भाई अब किसान कितना पैसा देगा, अच्छा उसको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आएगी, उसके साथ में कोई सख्ती की जाएगी नहीं की जाएगी, सारी की सारी चीजें जो है इन लोगों की रिपोर्ट्स वगैरह के बेसिस पर जो है डिसाइड होने लगी, या इन लोगों की मदद, इन लोगों की मर्जी पर जो है सारी की सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से जो है मुगल्स ने जो है अपना पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस वगैरह जो है स्टेप उसको सेटअप करने के 2 इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे। और भी इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि उसकी कैटेगरी में इन दोनों को रखा जा सकता है। चले अगला, राइट टू फंक्शंस ऑफ जाति पंचायत इन 16th एंड 17th सेंचुरी। अब जाति पंचायत के 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, अब उनके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। जो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जाति पंचायत के, वो हमको डिस्क्राइब करना है। तो फॉलोइंग आर द 2 मेजर फंक्शंस ऑफ जाति पंचायत, इस नाम से आपने हेडिंग बनाई। अब इसमें 2 पॉइंट अपने उतार दिए। पहला, दे डिसाइडेड लैंड डिस्प्यूट्स एंड डिसाइडेड वेदर मैरिज वाज बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लेड डाउन बाय द कास्ट। जाति पंचायत डिसाइडेड सिविल केसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। मतलब क्या, सबसे पहला जाति पंचायत आपके लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह जो है वो डिसाइड करते थे और डिसाइड करते थे कि आपकी जो मैरिज वगैरह है किसी की, अपनी जाति में जो कास्ट वगैरह के नियम कायदे हैं, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अनुसार हुई है या नहीं हुई है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अगर सिविल केसेस वगैरह आपके डिफरेंट कास्ट के मेंबर्स के बीच में आ जाते थे तो उनको डिसाइड करने में भी जो है जाति पंचायत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया करते थे। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में इनका रोल नहीं चलता था, मगर हाँ सिविल केसेस वगैरह में इनका रोल चला करता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन मुगल एरा। मुगल एरा में जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, जो वनवासी हुआ करते थे, उनका मुगल एरा में किस तरीके की जिंदगी हुआ करती थी, वो चीज
चीज हमको डिस्क्राइब करनी है। तो इसका जवाब बनता है द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्यूरिंग द मुगल एरा इन 16th-17th century कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वेज। Forest dwellers were termed as jungli, but it did not mean an absence of civilization. The term jungli rather described those whose livelihood came from gathering of forest products, hunting and shifting agriculture. तो पॉइंट यह है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो जिंदगी है उसको अपने को मुगल एरा में डिस्क्राइब करना है 16वीं-17वीं शताब्दी में। तो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो था जंगली। मगर जंगली शब्द जो है हम लोग आज की तारीख में नेगेटिव कोनोटेशन में यूज करते हैं, उस टाइम पीरियड में इसका मतलब उस नेगेटिव कोनोटेशन में नहीं होता था। आज की तारीख में जंगली का मतलब असभ्य होता है, मगर तब जंगली का मतलब असभ्य या फिर सिविलाइजेशन की एब्सेंस ना होकर सिर्फ ये होता था कि भाई आप जो है जंगल के निवासी हैं, वनवासी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे आज शहर में रहने वाले किसी या शहर में पढ़ने वाले किसी इलाके को शहरी बोल देते हैं, गांव में पढ़ने वाले किसी इलाके को ग्रामीण बोल देते हैं, इसी तरीके से जंगल में रहने वाले किसी व्यक्ति को उस वक्त में जंगली कह दिया जाता था। इसका मगर नेगेटिव सेंस नहीं बनता था। जंगली का मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट ये बनता था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो जीवन यापन है, जो जिंदगी है, उसकी लाइवलीहुड है, वो आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के गैदरिंग से आती है या हंटिंग से आती है या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से आती है, जो सारी की सारी चीजें वो जंगल में करता है। ठीक है जी। अब इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि इनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह हुआ करती थी ये सीजन स्पेसिफिक थी। मतलब एक सीजन में ये अगर हंटिंग कर रहे हैं तो दूसरे सीजन में ये एग्रीकल्चर करेंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तीसरे सीजन में आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह जो है उसको आप इकट्ठा करेंगे। और हर एक जो आपका पर्टिकुलर सीजन है उसमें क्या एक्टिविटी वगैरह करनी है पहले से डिसाइडेड रहता था। एग्जाम्पल के लिए भील जो है उन्होंने अपने स्प्रिंग को आपका जो है रिजर्व कर रखा था फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन के लिए। समर्स में वो फिशिंग करते थे, मानसून के महीने में कल्टीवेशन करते थे और ऑटम और विंटर में जो है हंटिंग किया करते थे। स्टेट की बात की जाए तो फॉर द स्टेट द फॉरेस्ट बिकम अ सबवर्सिव प्लेस, दैट इज अ प्लेस फॉर रिफ्यूज ऑफ ट्रबल मेकर्स। इसके अलावा स्टेट के लिए जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली एक ऐसी जगह बन गई थी जिसके बारे में उनको पता था कि अगर कोई अपराधी भागा है तो वो जाके जंगल में जो है शरण लेगा, वहीं पर जाकर जो है वो छुपेगा। बिसाइड दिस फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, जो आपके जिनको जंगली नाम से भी जो है डिनोट किया जा रहा है, ये लोग एलिफेंट्स वगैरह जो है सप्लाई किया करते थे आपके स्टेट वगैरह को, आप आर्मी वगैरह के लिए, और बदले में जो है आपका जो भी उनको चीजें चाहिए होती थी स्टेट से वो ले लेते थे, जो भी उनका एग्रीमेंट वगैरह था। मुगल टाइम पीरियड में इनफैक्ट आपका एक हंटिंग एक्सपेडिशंस वगैरह जो हैं वो भी रेगुलरली ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और हंटिंग एक्सपेडिशंस पे जब किंग या राजा निकलता था अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में, तब वो लोगों से मिलता हुआ जाता था, ग्रास रूट लेवल पर कैसा क्या चल रहा है, किसको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, शासन प्रशासन कैसा चल रहा है, उसके लोग किसी का अत्याचार तो नहीं कर रहे, किसी के ऊपर पीड़ित तो नहीं कर रहे, प्रताड़ित तो नहीं कर रहे, सारी की सारी चीजें जो है वो लोग देखा करते थे। चलें, एंड इस तरीके से जो है आप इस सवाल का जवाब देकर अपना खत्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, how were the subsistence and commercial production closely intertwined in an average peasant's holding during the Mughal period in 16th and 17th century? Explain. अब हमको ये बताना है कि जो subsistence and commercial production था वो किस तरीके से जुड़ा हुआ था एक किसान की जो सामान्य जमीन की होल्डिंग है उसके साथ में 17वीं और 17वीं शताब्दी का जो मुगल टाइम पीरियड रहा है उसके दरमियान आप एक्सप्लेन करो। सवाल एक बार फिर से समझ लेते हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी के वक्त में मुगल टाइम पीरियड जब चल रहा था उस वक्त में किसी किसान के पास में कितनी जमीन है, ये किस तरीके से वो कमर्शियल प्रोडक्शन कितना कर रहा है और उसकी जिंदगी कैसी चल रही है उसके साथ में जुड़ा हुआ था, हमको ये बताना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई एग्रीकल्चर इन मिडिवल इंडिया वाज नॉट ओनली फॉर सब्सिस्टेंस, द टर्म जिन्स ए कामिल और परफेक्ट क्रॉप वाज फाउंड इन द सोर्सेस। मतलब ये कि मिडिवल टाइम पीरियड में या 16वीं-17वीं शताब्दी में जब मुगलों का वक्त था उस वक्त में आपका एग्रीकल्चर जो है सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता था या सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इससे आपको जो है अपनी जिंदगी वगैरह चलानी है, मगर इसकी मदद से जो है जो ज्यादा एक्स्ट्रा आपका क्रॉप वगैरह होता था उसको बेचकर और भी आपका कमर्शियल लेवल पर एग्रीकल्चर से फायदे या बेनिफिट उठाए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए सोर्सेस की बात की जाए, आईने अकबरी की खास तौर पे बात की जाए, उसमें एक शब्द आपको देखने को मिलता है जो है जिन्स ए कामिल, जिसका मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप। अब परफेक्ट क्रॉप बेसिकली ऐसा क्रॉप है जिसको हम लोग आज की तारीख का जो कैश क्रॉप होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन होता था वो आपका खाने पीने या सब्सिस्टेंस के लिए नहीं होता था, मगर इसका प्रोडक्शन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर किया जाता था। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पीरियड का जो किसान है उसके लिए सब्सिस्टेंस और कमर्शियल प्रोडक्शन एक दूसरे के साथ में इंटरमिंगल्ड था।
और इसकी वजह यह थी कि एक तो मुगल स्टेट जो है वो इंकरेज किया करता था कि कमर्शियल क्रॉप्स आप उगाओ, कॉटन हो गया, शुगर हो गया, इनको आप उगाओ, इससे आप उससे उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा और किसानों को जो है ज्यादा इनकम होगी, ऐसा उनका कहना था। तो दो क्रॉप्स जो थे, एक आपका कॉटन और शुगर, इनको जिनसे कामिल की कैटेगरी में रखा जाता था। तो किसान जो है इनको उगाया करते थे, साथ ही साथ आपके कुछ इलाके में इसको लगा दिया ताकि एडिशनल इनकम हो जाए, बाकी गेहूं चावल भी उगाया जाता था ताकि अपना घर चलता रहे, अपना पेट पलता रहे। कॉटन जो है खास तौर पर वक्त के साथ में जब दिखा कि बड़े लेवल पर कॉटन उगाने से फायदा होता है, तो फिर धीरे धीरे कॉटन जो है बड़ी टेरिटरी में उगाया जाने लगा। सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, यहां पर जो है फिर कॉटन की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। बंगाल का पूरा इलाका जो है शुगर प्रोडक्शन के लिए आपका जो है स्पेशल हो गया या फेमस हो गया। तो इस तरीके से कुछ आपके सर्टेन इलाके बनने लगे जहां पर अपने खाने पीने के लिए जो है आपका चावल गेहूं आपने उगाना है, वो एक अलग बात है, वो अपने सिर्फ खाने पीने के लिए आप उगा रहे हो, मगर बड़े लेवल पर आप इस तरीके के क्रॉप्स वहां पे लगाने लगे हो क्योंकि उसकी मदद से जो है आपको फायदा मिलता है और वो एरिया ही जो है पूरे के पूरे उन पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए फेमस हो गया। कुछ दूसरे क्रॉप्स वगैरह हो गए जैसे ऑयल सीड्स हो गई, मस्टर्ड्स वगैरह या लेंटिल्स, उनका प्रोडक्शन भी आपके कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ज्यादा मात्रा में होने लगा। इसी वक्त में आपके जो न्यू वर्ल्ड की खोज हुई थी, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो खोज लिए गए थे, वहां से भी नए नए क्रॉप्स वगैरह जो हैं हिंदुस्तान पहुंच रहे थे। इसके अलावा दूसरे जो आपके देश हैं, जो अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, वहां से भी आपके नए नए क्रॉप्स वगैरह जो इंडिया आ रहे थे। मेज हो गया, मक्का, टोमेटो, पोटैटोज, चिली, पाइनएप्पल, पपाया, ये सारे नए नए क्रॉप्स वगैरह जो ये जो हिंदुस्तान पहुंचे। तो यहां से अपने को ये समझ में आने लगा कि धीरे धीरे बेसिकली यहाँ पर ये बात अपने को समझ में आती है कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए किया जाता है और कमर्शियल प्रोडक्शन जिसकी मदद से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ये दोनों आपस में क्लोजली इंटरवाइंड थे और किसान एक ही वक्त पर इन दोनों को डिफरेंट प्रोपोर्शन में कर रहे थे। कोई बड़ी मात्रा में कमर्शियल प्रोडक्शन कर सिर्फ अपने हिस्से का जो है गेहूं चावल उगा रहे थे, कोई ठीक ठाक मात्रा में या बड़ी मात्रा में गेहूं चावल उगाकर थोड़ी सी मात्रा में आपका कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे थे, मगर इंटरमिंगलिंग आपको इनमें दोनों में देखने को मिलती है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब द 3 फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर द कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दरमियान एग्रीकल्चर का जो कांस्टेंट एक्सपेंशन हुआ है उसके लिए जो 3 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे आपको वो डिस्क्राइब करना है। तो आप हेडिंग बना सकते हो कि भाई फॉलोइंग आर द 3 फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर द कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी, और उसके बाद आप लिख सकते हो कि जैसे पहला है, ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस एंड एग्रीकल्चर वाज मेन प्रोफेशन ऑफ पीपल। मतलब ये 16वीं 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान की लगभग 85% पॉपुलेशन जो है आपका गांव में रह रही थी और एग्रीकल्चर जो है वो मेन प्रोफेशन आपका लोगों का हुआ करता था। पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही थी उसके चलते ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन वगैरह होना ही था। तो अब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के, उन मेजर तो यह है कि जमीन का अबंडेंस था, यानी कि आपकी जमीन की कोई कमी नहीं थी और साथ ही साथ उसको कल्टीवेट करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। दूसरा, प्लो अप द फील्ड मार्क द लिमिट ऑफ ईच फील्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन विद बॉर्डर ऑफ द ब्रिक्स एंड थॉर्न्स। इसके अलावा लोग जो है अब जहां पे भी नई जमीन मिलती थी वहां पे फिर अपना जो है कब्जा वगैरह कर लेते थे। इसके अलावा अगर ज्यादा लोग हैं तो वो आपस में जो है समझौता करके हिसाब किताब करके बांट लेते थे जमीन और उसका डिमार्केशन वगैरह कर लेते थे। और इसके अलावा अबंडेंस था जमीन का, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कोई जो है जमीन की कमी नहीं थी, भर भरकर जमीन थी तो उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते थे। दूसरा ये आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ड्यूरिंग मुगल रिजीम। मुगल रिजीम के टाइम पीरियड में आपका जो लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेबर जो है आपको बड़ी मात्रा में मिलता था। किसान जो है एक से दूसरी जगह आपका मूव कर जाते थे, एक से दूसरी जगह जो है किसानों को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और कंटिन्यूअस जो है एक्सपेंशन आपका एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह का हो रहा था। और जो आपके ऐसे किसान थे जिनके पास में ज़मीन वगैरह नहीं है मगर किस खेती किसानी आती है, वो एक से दूसरे गांव मूव करते रहते थे। एंड लेबर वगैरह जो है इसके बहुत आसानी से अवेलेबल होने के कारण और क्योंकि उन लोगों के पास में कौशल भी अच्छा था, लैंड को बहुत आसानी से कल्टीवेबल बना लिया करते थे, इन सब चीज़ों के चलते जो है आपका आसानी से आपका लेबर वगैरह मिल जाता था। तीसरा ये कि एग्रीकल्चर वगैरह को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्टेट ने भी अपनी तरफ से जो है काम किए थे। इरीगेशन वगैरह के आर्टिफिशियल सिस्टम वगैरह लाकर सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कर दी। इसके पहले होता यह था कि मानसून जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन होता था। आज भी मानसून जो है इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन है, मगर फिर भी उस वक्त के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट वगैरह जो है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्रॉप्स को पानी की जरूरत तो लगेगी, उसको जो है पानी की जो जरूरत है वो लगेगी, तो उस चीज को जो है पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स बनाए गए थे। स्टेट ने अपनी मदद से जो है अपने सपोर्ट वगैरह से नहर वगैरह बना के तैयार करी, कुएं खुदवाए, टैंक्स वगैरह बनवाए और इन सब की मदद से पानी की अवेलेबिलिटी उस टाइम पीरियड में भी करवाई जब मानसून नहीं है, तो वो पानी दे देकर आपने फिर जो है खेतों को सींचा और उसकी मदद से भी जो
है प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ाया गया। एग्जाम्पल के लिए कि नॉर्थ में जो है स्टेट वगैरह नई कैनल्स वगैरह जो भी खुदनी है और जो भी आपके पुराने कैनल्स वगैरह की रिपेयरिंग होनी है वो सारा का सारा काम अपना खुद किया करता था। और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन वगैरह जो है इसके चलते भी जो है कहीं ना कहीं आपको तो इन सारे फैक्टर्स के चलते काफ़ी बड़े लेवल पर जो है एग्रीकल्चर में फ़ायदा आपको देखने को मिलता है और बहुत बड़े लेवल पर इसके चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा था। तो इस तरीके से सवाल का जवाब जो है अपना होके ख़त्म होगा। 3 मेजर फैक्टर्स की ज़मीन थी, लेबर्स थे और आपका इरीगेशन वगैरह करवाया गया था। ये सब अपन लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। देख लें इसे, ज़मीन थी एबेंडेंस में, आपके पास में लेबर की कोई कमी नहीं थी और एग्रीकल्चर वगैरह के लिए इरिगेशन की जो व्यवस्था करवाई गई थी, इन तीनों फैक्टर्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर बी का आता है, वाई वेयर द जाति पंचायत फॉर्म ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। पहले तो ये बताना है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जाति पंचायतें क्यों बनी थी और उसके बाद में फिर इनके फंक्शंस और अथॉरिटीज़ क्या हैं वो बताना है। तो देखिए, जाति पंचायत क्यों बनी थी 16th एंड 17th सेंचुरी में, उसके नाम से अब एक हेडिंग बना सकते हैं कि भाई फॉलोइंग वर द रीजंस जिसके चलते जाति पंचायत 16वीं 17वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलती है। और फिर आप लिख सकते हैं कि जो पंचायत के कन्फ्लिक्ट्स, पंचायत के जो डिसीजंस आ रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह अगर कोई लोअर कास्ट के व्यक्ति के बीच में या फिर लोअर कास्ट के किसान और स्टेट ऑफिशियल्स के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता था, या फिर अगर आपका जो लोकल जमींदार है, लोकल जमींदार हो गया और लोअर कास्ट का कोई व्यक्ति हो गया, उसके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता था, तो केस टू केस बेसिस पर आपको देखने को मिलता था कि पंचायत में जो फैसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोअर कास्ट के जो व्यक्ति होते थे उनके खिलाफ जाते थे, या फिर एक तरीके से अन्याय की जो एक फीलिंग है आपको समझ में आती थी। केस टू केस बेसिस पर लोकल जमींदार हो गया, स्टेट ऑफिशियल्स हो गया, उनको पंचायत के जो है एडवांटेज वगैरह दिया करती थी। तो इसके चलते जो है कहीं ना कहीं कास्ट जो आपकी लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको ऐसा फील होता था कि कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत हो रहा है, इसलिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक ब्लॉक बनाना जरूरी था और उसके चलते जाति पंचायतें जो है उनका अस्तित्व आया। दूसरा, आर्काइव्स में जब हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं वेस्टर्न इंडिया में, खासतौर पे राजस्थान और महाराष्ट्र के इलाके में, हमको एक बात समझ में आती है कि पंचायतों में ये पिटीशंस भरी पड़ी थी कि भैया उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लिया जा रहा है, नाजायज किस्म का जो है टैक्स लिया जा रहा है, उनसे अनपेड लेबर यानी कि बेगार करवाया जा रहा है और सुपीरियर कास्ट और ऑफिशियल जो है उनके साथ में कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहे हैं। और इस सारी चीजों के ऊपर पंचायतें बहुत ज्यादा कुछ निर्णय ले नहीं रही थी। तो एक ये वजह थी जिसके चलते वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा खिन्न हो गए थे और उन्होंने फिर जो अपनी जाति पंचायत बनाई अपने आप को इस तरीके के आपके शोषण वगैरह से बचाने के लिए। तीसरा, ये एक्सेसिव टैक्स डिमांड जो होती थी, खास तौर पे जब आपका अगर अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, कोई दूसरे डिजास्टर्स वगैरह आए थे, तो ऐसे वक्त में किसान की जो है जीवन यापन के लाले पड़ जाते थे, जीवन यापन जो है उसके ऊपर जो है सवाल खड़ा हो जाता था। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को जो है प्रोटेक्शन वगैरह के लिए जाति पंचायतें बनाई गई, या फिर इन सारी परिस्थितियों को टैकल करने के लिए जाति पंचायतें जो एग्जिस्टेंस में आई। अथॉरिटीज वगैरह ने भी इनके जो आपकी अथॉरिटीज और जाति पंचायत के जो फंक्शंस वगैरह थे वो कुछ इस तरीके के रहे। पहला तो ये कि रूरल सोसाइटी में इन पंचायतों के पास में काफी पावर हुआ करती थी। राजस्थान में खासतौर पे जाति पंचायतें जो है वो सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह जो है आपके अलग अलग कास्ट मेंबर्स के बीच में उनको आर्बिट्रेट करवाते थे और मीडिएट करवाते थे। जमीन के ऊपर अगर कोई क्लेम वगैरह कर रहा है, सिविल डिस्प्यूट्स कोई नाटक हो रहे हैं, जमीन और जायदाद को लेकर अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें ये लोग मीडिएशन वगैरह बड़े लेवल पर करवाते थे। साथ ही साथ इस बात का डिसीजन करना कि आपकी जाति के प्रथाओं के अनुसार आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, नॉर्म्स वगैरह जो आपके पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के हैं उसके अनुसार आपने शादी ब्याह किया है कि नहीं किया, ये सारी चीजें इंश्योर करवाना। इसके अलावा आपका विलेज के फंक्शंस में किसका रिचुअल प्रेसिडेंस है, पहले कौन सी कम्युनिटी कोई फंक्शन करेगी, उसके बाद फिर दूसरी तीसरी, इस तरीके से जो रिचुअल प्रेसिडेंस वगैरह है ये चीजें भी जो है ये लोग डिटरमाइन करवाया करते थे। यानी कि कुल मिलाकर क्रिमिनल जस्टिस की अगर आप मैटर छोड़ दें, यानी कि किसी का मर्डर हो गया है, किसी के साथ मारकाट हो गई है, किसी के साथ में आपका मारधाड़ हो गई है, ऐसी परिस्थितियों को हटा दिया जाए। क्रिमिनल जस्टिस जो है वो स्टेट ने अपने हाथ में रखा था, मगर बाकी मैक्सिमम केसेस वगैरह जो है इसमें जो जाति पंचायतें या फिर जो पंचायतों के फैसले हुए थे उसमें स्टेट जो है इनकी बातें भी मान लेता था, स्टेट जो है इनके फैसले वगैरह का सम्मान किया करता था। तो ये जो है आपका सवाल का जवाब यहां पर होके खत्म होता है और इसी के साथ में अपना सेक्शन बी जो है वो भी समाप्त होता है और सेक्शन बी के साथ में अपना पेपर जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पेपर जो है उसको सेक्शन ए के साथ में शुरू किया था, उसके बाद में हम लोगों ने सेक्शन ई निपटाया, सेक्शन ई के बाद में हम लोग सेक्शन सी पे गए, सेक्शन सी के बाद में फिर हम लोग सेक्शन डी पर गए और सेक्शन डी के बाद में सबसे लास्ट में हम लोगों ने सेक्शन बी किया और इसी के साथ में हमारा पेपर खत्म हो गया। अब ये स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आप चलते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में 20-30 मिनट्स किसी हालत में आपके पास में बच जाएंगे, जिसमें आप जो है पेपर को रीचेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप पेपर को रीचेक कर सकते हैं,
रीड कर सकते हैं और इसकी मदद से इंश्योर कर सकते हैं कि आपका पेपर जो है अच्छे से अच्छा रहे, कोई दिक्कत इसमें ना आए। अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि आपने सेक्शन ए और सेक्शन ई को इस तरीके से करना है कि इसको रीड करने या इसको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके इंश्योर होने चाहिए। जो चीज़ आपको बहुत इत्मीनान से और ढंग से फिर से रीड करनी है वो है सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर बी। इनके सवालों को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन डी को भी आपने इस तरह से करना है कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। मगर सेक्शन सी और सेक्शन डी जब एक बार आप अच्छे से रीड कर लेंगे और आप संतुष्ट हो जाएं तो लास्ट में जो है फिर आप सेक्शन डी के सवालों को भी देख सकते हैं। उसमें अगर कहीं कोई कमी लगती है तो एक आध लाइन जोड़ दी, कहीं कोई वर्ड मिस हो गया था, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी तो ठीक कर दी। बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि सेक्शन डी जो है इसमें भी कोई कमी ना रहे, मगर इसको एक बार देख लेना है। सेक्शन ए और सेक्शन ई के जो क्वेश्चन है इनको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये 15-20 मिनट जो है आखिरी के इस तरीके से इस्तेमाल कर एकदम कंफर्टेबल तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए अपना पेपर इन्विजिलेटर को देना है और इसी के साथ में एग्जामिनेशन हॉल एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के साथ में छोड़ना है, इस विश्वास के साथ में, सिंसियोरिटी के साथ में कि आपने भाई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया। तो चलें इसी नोट पे अपना ये जो पेपर है आज का सैंपल पेपर खत्म होता है और इसी के साथ में अपना सेशन भी जो है आज का समाप्त होता है। तो यहीं पर जो है मैं आप लोगों से विदा लूंगा, यहीं पर जो अपना सेशन वगैरह अपन खत्म करेंगे। हालांकि एंड करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उस पर देख सकते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और तीसरा आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को डाउनलोड कर इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का कंटेंट, एनटीएससी, ओलंपियाड, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और इसके अलावा भी फर्दर काफ़ी सारा कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिलेगा। सब कुछ एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, ये आपके पीसी पर भी चल जाएगा। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगता है उसकी मदद से आप इसको अपना एक्सेस कर सकते हैं। बिसाइड दिस अब हम ये भी समझते हैं कि आप एक वीडियो 2, 3, मैक्स टू मैक्स 4 बार देखोगे, 5 बार देखोगे, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। आपको रिवीजन के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो नोट्स वगैरह भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में लेकर आया है। हार्ड कॉपी बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, तो आप इनको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं और अपने स्कोर को अच्छे से अच्छा करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मार्क्स स्कोर करें। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट अपना जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।